तो यार आज के पॉडकास्ट में हम लोग एटलीस्ट क्रिकेट में तो क्या डिस्कस करने वाले हैं बताता हूँ जल्दी से। डीसी वर्सेस गुजरात का जो मैच था बहुत ही जल्दी खत्म हो गया था, उसको डिस्कस करेंगे वेरी क्विकली। देन वील एनालाइज इन डिटेल कैसे मुंबई ने ऑलमोस्ट बॉटल कर दिया था पंजाब के अगेंस्ट मैच, बट फिर पंजाब ने बॉटल कर दिया और मुंबई जीत गई। राइट। एंड केकेआर और आरसीबी का जो वीकेंड पे मैच होने वाला है वो तो ऑफ कोर्स डिस्कस करना ही है। फुटबॉल में क्या डिस्कस करने वाले हैं? फुटबॉल में एज यू नो यूसीएल अभी क्वार्टर फाइनल खत्म हुआ है, सो वील डिस्कस अपना मड्रिड और सिटी का मैच। फिर एक सेमीफाइनल में हमें पता चल गए तो उनकी भी थोड़ी बात करेंगे। एंड फाइनली जो अभी वीकेंड पे एल क्लासिको होने वाला है उसकी थोड़ी बात करेंगे। चलो भाई शुरू कर लेते हैं फिर। तो देखो पहले मैं स्टार्ट करूंगा गुजरात वर्सेस दिल्ली वाले मैच से। सबसे पहले वही वाला मैच हुआ था एंड ये मैच बहुत ज़्यादा छोटा हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से एनालाइज करना चाहता हूँ, ऑल्सो कीपिंग द वर्ल्ड कप इन माइंड। तो मैं 5-6 मैंने पॉइंटर्स बनाए इस मैच के लिए, जिससे हमें मैच की समरी भी पूरी मिल जाएगी, टेक्निकली भी समझ में आएगा क्या वीकनेसेस है क्या स्ट्रेंथ्स हैं, एंड इंडिया के वर्ल्ड कप में कैसे ये चीज़ें फिट करेंगी वो थोड़ा पता चलेगा हमें। ठीक है, द फर्स्ट डिस्कशन पॉइंट दैट इज गोइंग टू बी कि क्या चेंजेस हुए थे वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज गुजरात के पास फाइनली डेविड मिलर वापस आ गया है एंड ये बंदा बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। स्पेशली हमने जो परफॉर्मेंस देखी इंडियन बैट्समैन की इस पूरे मैच में गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक दिस वाज अ वेरी क्रूशियल वन। वार्नर लेकिन दिल्ली से बाहर हो गया था इस मैच के लिए, उसके चलते हुए फ्रेजर मैकगर्क को जो ओपनिंग करवाई थी और इंजरी कंसर्न था वार्नर का। अच्छा। कुछ नहीं था और वो भी बड़ा इंप्रेस करा यार वो बंदा, मतलब उसने पहले मैच भी खेला हुआ है, केकेआर अगेंस्ट भी खेला था, बट ही डिड प्रीटी गुड इन दिस गेम एज वेल। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी इंप्रेसिव लगी थी। आई थिंक डीसी विदाउट वार्नर कैन स्टिल हैंडल देयर बैटिंग लाइनअप। काफ़ी सारे बैट्समैन हैं उनके पास फॉरेन ऑप्शंस में, बट गुजरात जो है स्ट्रगल कर रही है विदाउट डेविड मिलर। वुड यू एग्री ऑन दैट? आई थिंक गुजरात लाइक थ्रू आउट दिस सीजन हमें आई नो कि स्टार्ट उनका थोड़ा अच्छा हुआ था जब वो शुभमन गिल कैप्टनसी अंदर सब हैप्पी चल रहा था एंड दे स्टार्टेड विनिंग अ कपल ऑफ मैचेस, बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये मोमेंट आना ही था। एंड जो भी लोग गुजरात को फॉलो कर रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, आई थिंक समवॉट प्रेडिक्टेबल था कि ये मोमेंट आएगा जहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो जाएगी गुजरात। आई डोंट थिंक कुछ बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात है। मुझे तो लगता है चिंता करने की बात। मुझे नहीं लगता कि ऐसे खेलेंगे तो क्वालिफाई करने वाले हैं लोग। एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई क्वेश्चन गुजरात टाइटन्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द आईपीएल, जब हम लोग स्क्वाड एनालिसिस कर रहे थे, तो मेरा एक कंसर्न जो था ना वो यही था कि भाई बैटिंग में जो इंडियन कोर है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी उसके ऊपर आएंगे, एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। बट अगर हम लोग दिल्ली की बात करें, लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस। ठीक है, दिल्ली पता ऑलमोस्ट एक पूरे के पूरे ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप के साथ गई थी इस मैच में। ये हम लोग को ऑफन देखने को मिलता नहीं है किसी भी टीम से, तो ये बड़ी एक रेयर फीट थी जहाँ पे हमने देखा कि ईशांत शर्मा, मुकेश, अपना खलील अहमद, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, पांचों के पांचों इंडियन बॉलर्स थे। फिर एक और फॉर्मेलिटी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स से करा दी, उस बंदे ने भी 2 विकेट ले लिए। तो आई थिंक देयर ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस वाज ग्रेट। इफ यू कुड चेक अप द स्टैट्स कि क्या एग्जैक्टली किसने कितने विकेट लिए। राइट, अपना दिल्ली की तरफ से खलील ने 1 विकेट लिया, ईशांत शर्मा ने 2 लिए, मुकेश शर्मा ने 3 लिए, ट्रिस्टन स्टब्स ने 2 लिया और अक्षर ने 1 लिया है। एंड ऑल्दो कुलदीप यादव विकेट नहीं लिया बट ही वाज क्वाइट इकोनॉमिकल। एग्जैक्टली। तो अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही है, 2 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो कुलदीप यादव की, जो तुमने कहा इकोनॉमिकल था, क्या इकोनॉमी? 4 की इकोनॉमी थी इन T20 की। राइट, विकेट नहीं मिला बट किसी ने भी अगर उसको बॉलिंग करते हुए देखा है, मेरे लिए पता स्टैंड आउट फीचर क्या था, जब वो राउंड द विकेट आके बॉलिंग कर रहा था और फिर राउंड द विकेट आके एंगल के साथ कायदे से राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए बॉल पढ़ के अंदर आनी चाहिए फ्रॉम अ चाइना मैन। वो बॉल पढ़ के गुगली डाल रहा था, बाहर जा रही थी पढ़ के। ओके, इट वाज टर्निंग लाइक ए लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। तो वो जो एंगल वो क्रिएट करके दे रहा था, रिस्ट स्पिन से वो एंगल क्रिएट करके देना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज रिस्ट स्पिन में बॉल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। फिंगर स्पिन में बॉल आपकी फिंगर्स के बीच में होती है, फिंगर स्पिन मतलब ऑफ स्पिन जिनको नहीं पता बेसिकली, तो फिंगर से कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है। रिस्ट स्पिन जो कि लेग स्पिन होती है, पूरी रिस्ट आपकी इन्वॉल्व होती है, बैक ऑफ द हैंड से आप रिलीज करते हो तो आपको दिखता नहीं कि बॉल कहाँ से निकलने वाली है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट। तो वो राउंड द विकेट आके ड्रिफ्ट अंदर करा रहा है बॉल को, फिर पढ़ के बॉल बाहर जा रही है। इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू सी। एंड बिश्नोई की भी कोई बहुत स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस रही नहीं अभी तक। डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ सम्स अप दैट कुलदीप यादव will be starting over बिश्नोई in the World Cup? I think to be honest, before the IPL मुझे यही लगा, before the IPL भी मुझे यही लगा था कि ultimately यही स्टार्ट करेगा। But बिश्नोई नंबर 1 T20 बॉलर था उस वक्त। मतलब है, but I think still at least right now जितना भी रोहित शर्मा की कैप्टनसी को हमने देखा है, I think he likes to back experience
एंड ऐसे वर्ल्ड कप्स में एक्सपीरियंस की बहुत कीमत होती भी है, चाहे T20 नंबर 1 बॉलर हो उस टाइम पे, इफ ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस तो हम लोग डायरेक्टली बस एकदम सी बैंक करना ना उस पे फेयर है, ना हम लोग फिर एक्सपेक्टेशंस रखना हमारे लिए फेयर होगा। मतलब मैं ये कहूँगा जैसे अभी हमने इंडिया अफगानिस्तान वाली सीरीज देखी थी, उसमें भी उस बंदे ने वो सुपर ओवर डाला था, सेकंड सुपर ओवर, और जिता दिया था मैच। राइट। तो ऐसा नहीं कि उसने प्रेशर सिचुएशन से परफॉर्म नहीं करा है, बट पता नहीं है, मतलब मुझे तो लगता है कि ही ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग केस, बट कुलदीप यादव का एक्सपीरियंस एंड जितना कंट्रोल है ना उसके पास बॉल पे अभी, वो इट्स अनमैचेबल राइट नाउ। ओके, तो मुझे तो लगता है कुलदीप यादव हैज़ एन एज। जो जितने लोग सुन रहे हैं प्लीज फील फ्री टू कमेंट कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अबाउट खलील अहमद। ठीक है, ये बंदे के बारे में कोई बात नहीं कर रहा अभी, एंड प्रॉब्ली कोई करेगा भी नहीं, प्रॉब्ली कंसिडर भी नहीं होगा वर्ल्ड कप के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेटर बॉलर्स अपार्ट फ्रॉम बुमराह इन दिस IPL, जो इंडियंस की बात करी जाए तो। सिराज हैज़ नॉट बीन द सेम, मोहम्मद शमी इंजर्ड है, अर्शदीप सिंह भाई अभी अब फिर से हम लोग बात करेंगे, चौथा ओवर डालने को भी नहीं दिया उसको मुंबई वाले मैच अगेंस्ट। मुकेश एज गुड एज ही वॉज इन दिस गेम, आई डोंट थिंक ही वॉज बेटर देन खलील। ईशांत शर्मा को कंसिडर करा नहीं जाएगा, तो आई थिंक क्या खलील एक अंडररेटेड शाउट रहेगा वर्ल्ड कप के लिए अलॉन्ग साइड बुमराह? आई डोंट थिंक सो रहेगा, क्योंकि प्रॉब्ली दिस इज हिज फर्स्ट सीजन जिसमें वो एकदम से शाइन कर रहा है, एंड शाइन नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब काफी टाइम से आउटसाइड द लाइमलाइट था। लाइमलाइट में आई थिंक अभी भी लाइमलाइट में कहाँ ही है, मतलब वॉट एवर यू सेड कि उसने अच्छा मारा है, अगर कोई भी अभी देखेगा मैच को, जो स्टैंड आउट परफॉर्मर सब लोग मांगेंगे वो प्रॉब्ली मुकेश को मानेंगे, क्योंकि ही टुक 3 विकेट्स। खलील ने 1 ही विकेट लिया है, इकोनॉमी भी अच्छी है, बट आई डोंट थिंक कि उसको उतना ज़्यादा लाइक ही वोंट बी इन द लाइमलाइट टू बी कंसिडर्ड फॉर द वर्ल्ड कप। मतलब मुझे तो लगता है कि जो चीज़ वो पावर प्ले और डेथ ओवर्स में करके दे रहा है वो अभी सिराज भी नहीं कर पा रहा अभी। ओके, अर्शदीप सिंह का नई बॉल के साथ अच्छा करता है, बट डेथ ओवर्स में आके एकदम ही एक्सपोज हो जाता है। सो यू थिंक देयर इज अ चांस कि सिराज और अर्शदीप, मतलब वो अर्शदीप सिंह के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो लेफ्ट आर्म पेसर है, एंड लेफ्ट आर्म पेसर हमें चाहिए जहीर खान के बाद से, बहुत नैरेटिव बने हुए हैं, तो वो वाला नैरेटिव भी पूरा कर रहा है, इंडिया से खेला भी हुआ पहले। तो मुझे लगता है कि वाई आर पीपल नॉट टॉकिंग अबाउट खलील अहमद? ओके, आई थिंक अगर उसका पूरा IPL ऐसा जाता है, ही विल बी एन अंडररेटेड शाउट टू बी एटलीस्ट इन द स्क्वाड। अगर चलो मान लो स्टार्टिंग लाइन में नहीं भी खिलाना, पर एटलीस्ट एक पेसर तो आपको बैकअप पे चाहिए ही होगा मोस्ट लाइकली। तो आई थिंक खलील अहमद वो बंदा बन सकता है भाई, एंड ऑन मेरिट आई डोंट थिंक ही अर्शदीप सिंह डिजर्व्स टू बी ओवर खलील अहमद राइट नाउ। जैसे लोग कह रहे हैं ना कि मेरिट के बेसिस पे दिनेश कार्तिक डिजर्व करता है वर्ल्ड कप खेलना, वो वाला नैरेटिव, तो उस लॉजिक से अभी अर्शदीप सिंह से भी ज़्यादा डिजर्व खलील अहमद करता है इन माई ओपिनियन। तो देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी इन दैट आर्गुमेंट ऑल्सो। बट मूविंग फॉरवर्ड, नाउ विल कम टू गुजरात टाइटंस बैटिंग। ठीक है, क्या एक चीज़ एक्सपोज हुई इस मैच से? इट वॉज देयर इंडियन कोर, जो कि मिडिल फेज में जो आता है, पूरा मिडिल ऑर्डर था। एक बार चेक करना स्कोर सबके क्या है जो इंडियंस हैं उनके। रिद्धिमान साहा ने 2 रन मारे, शुभमन गिल ने 8 रन मारे, साई सुदर्शन 12 रन, अभिनव मनोहर 8 रन, तेवतिया 10 रन, शाहरुख खान 0, फिर तो सब बॉलर्स हैं। इफ यू नोटिस सबसे थ्रेटनिंग बैट्समैन उसमें से डेविड मिलर था, वो जल्दी आउट हो गया, तो बाकी सारे इंडियन बैट्समैन हैं। फिर भी टॉप स्कोरर पता है कौन है? राशिद खान, वो भी फॉरेनर है। तो अगर जो बैट्समैन है सारे, उसमें से सबसे थ्रेटनिंग बैट्समैन जो है वो एक फॉरेनर है, वो आउट हो गया, तो बाकी सारे इंडियन बैट्समैन के पास एक अपॉर्चुनिटी है टॉप स्कोरर बनने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉप स्कोरर बनने के लिए खेला, मैं बस एक एनालॉजी दे रहा हूँ। बट उसके बावजूद दे कुड नॉट बी द हाईएस्ट स्कोर फॉर द टीम। इट वाज इन फैक्ट राशिद खान हु इज अगेन अ फॉरेनर, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर गुजरात टाइटंस फॉर मी राइट नाउ। दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई दे विल नॉट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, कि इंडियन कोर परफॉर्म नहीं कर रहा। हाँ, करने को कर सकते हैं क्वालिफाई, बट अगर नहीं करेंगे तो ये सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से तो यही होगा कि जो इनका इंडियन कोर है स्पेशली बैटिंग में। इफ यू नोटिस जो DC है उन्होंने अपने सारे फॉरेन प्लेयर्स ऑलमोस्ट सबके सब बैटिंग में लगा रखे थे। शाई होप, पोरेल, अपना ये ट्रिस्टन स्टब्स, फ्रेजर मैकगर्क, इन लोगों ने मोस्टली बॉलिंग में लगा रखे थे। राशिद, नूर, स्पेंसर, 3 तो इन लोगों ने उसी में लगा दिए थे। तो बॉलिंग में भी डोमिनेट जो कर रहे हो फॉरेन प्लेयर्स ही कर रहे हैं, राइट। इंडियंस को इतना चांस मिलेगा नहीं। उमेश यादव तो खेल भी नहीं रहा था इस मैच में, संदीप औलिया खेल रहा था। तो इंडिया के जो प्लेयर है वो गुजरात में मेनली कहाँ से डोमिनेट कर सकते हैं? बैटिंग से कर सकते हैं, और बैटिंग में भी नहीं कर पा रहे। तो जो तुम्हारा एक रोल है तुम वही नहीं फुलफिल कर पा रहे। टू विन द IPL यू ऑलवेज हैव टू हैव अ गुड इंडियन कोर। गुजरात टाइटंस पिछले 2 सीजन से अच्छा क्यों कर रहे थे? ऑन पेपर इतने अच्छे नहीं थे, बट उनके जो इंडियन कोर था वो परफॉर्म करके दे रहा था। इवन गाइज लाइक विजय शंकर वर हैविंग अ स्लीपर हिट सीजन लास्ट ईयर, राइट। आई थिंक वो चीज़ लैक कर रहे हैं लोग इस बार। दैट कुड बी वन मेजर रीजन। बट मूविंग फॉरवर्ड 2 लास्ट पॉइंट में कवर करूंगा जल्दी से इस मैच के बारे में। पहला पॉइंट होने वाला है द इंटेंट शोन बाय DC जब बैटिंग करने आए थे। कितने 4-5 विकेट गिर गए थे, 4 गिर गए थे ना, और 9 ही ओवर बैटिंग करी है। इससे क्या पता चलता साफ साफ?
आई थिंक नेट रन रेट ठीक करने के लिए तेज कि भाई भले 10 विकेट गिर जाए लेकिन 9-8 ओवर के अंदर गेम खत्म करना है, राइट। घंटा फर्क नहीं पड़ता विकेट कितने बचे। दैट वाज अ ग्रेट अप्रोच टू हैव। वंस अगेन शोज कि मॉडर्न टी20 गेम कैसे खेला जाना चाहिए, राइट। तो मैं इस बात से बड़ा खुश था। वुड यू अग्री? क्योंकि कई सारी टीम्स ऐसा नहीं भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी टीम को कॉल आउट करता हूँ, जब केकेआर उसके अगेंस्ट खेली थी LSG के अगेंस्ट, तो श्रेयस अय्यर बहुत स्लो खेल रहा था उस टाइम पे। प्लस उस मैच में अगर DC के इंटेंट से खेलते अगर हम लोग सॉल्ट के साथ, तो क्या पता मैच और जल्दी खत्म हो गया होता। हाँ, आई थिंक उस मैच में LSG वाला मैच देखा जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल भी था वो, क्योंकि वही अगर आप 160 के आसपास स्कोर दे देते हो और प्लस केकेआर और LSG की हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है, आई थिंक यहाँ पे वो चीज़ एग्जीक्यूट करना ज़्यादा आसान था, क्योंकि 90 रन आप कुछ ना कुछ करके बना ही दोगे, चाहे आपके विकेट गिर भी जाए। तो मतलब मैं ये ऑब्वियसली केकेआर को जाना चाहिए उधर भी थोड़ा ब्लेम, क्योंकि वो करने को और जल्दी चेस कर सकते थे। बट आई थिंक कंपेयरिंग दैट टू दिस मैच, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ईजी था। आई थिंक मेरा कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ अप्रोच के ऊपर है कि आप गेम को अप्रोच किस नज़र से कर रहे हो। ओके, तो आई थिंक वहाँ पे सारी टीम्स DC की इस अप्रोच से कुछ ना कुछ तो सीख सकती हैं। दिस वॉज एन एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इवन इन द बैटिंग डिपार्टमेंट। बड़ा आसान है कहना कि 90 रन है तो ठीक है 12-13 ओवर में चेस कर लेंगे, रन बॉल मार के भी। हाँ, वो भी तो कर सकते थे ना, तो उन्होंने नहीं करा, लेकिन मोर देन 10 रन एन ओवर के हिसाब से खेला है। तो आई थिंक आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद दैट। लास्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ऋषभ पंत ने जो विकेट कीपिंग करी है, ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है इस गेम में विकेट कीपिंग की वजह से। ओके, तो इज इट सेफ टू अज्यूम कि इस मैच के बाद ऋषभ पंत ने सील कर दिया अपना स्पॉट? आई थिंक पॉइंट वही है ना कि ये चीज़ मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी निकाली थी, एंड उस पर 4 वो अपने विकेट कीपर्स के नाम दिए थे, जिसमें ईशान किशन था, दिनेश कार्तिक था, ऋषभ पंत था, एंड अपना संजू सैमसन था। आई थिंक ईदर वे अभी जितने भी प्लेयर्स हैं, गिवन स्पेशली गिवन द फैक्ट कि ईशान किशन का वी आर नॉट श्योर कि वो होने भी वाला T20 स्क्वाड में नहीं, जस्ट बिकॉज जो भी कांड हुआ था उनका। आई थिंक सबसे लाइकली ये है कि ऋषभ पंत खेले, क्योंकि संजू सैमसन के साथ अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि वो अब द ऑर्डर खेलना चाहता है, नीचे खेलेगा नहीं। ऋषभ पंत नीचे भी खेल सकता है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है, एंड काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी है। एंड लास्टली दिनेश कार्तिक का आई एम नॉट एंटरटेनिंग दैट कि वो क्यों नहीं लोग कहेंगे कि भाई इतना SRH से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर हर मैच में कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? आई थिंक पॉइंट वही है कि लाइक कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनसे आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए इस पॉइंट तक, एंड करने का फिर 2 साल बाद आप WTC फाइनल से पहले कह दो यार नहीं यार हमारी यंगस्टर्स परफॉर्म नहीं करे, लेट्स ब्रिंग रहाणे बैक। आई थिंक वो भी तो अभी भी हो रहा था। हाँ, अभी भी हो रहा था। आई थिंक वो भी मतलब फालतू में होगा वंस यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट। 2022 वर्ल्ड कप से पहले भी, उसमें भी जो IPL हुआ था उसमें तो अच्छा ही खेला था ना दिनेश कार्तिक। ये तभी तो ये चीज़ बन रही है कि जब भी T20 वर्ल्ड कप है उस IPL सीजन में दिनेश कार्तिक अच्छा खेल 2019 वर्ल्ड कप से पहले भी अच्छा खेल रहा था, बट somehow he is not able to replicate that form in the World Cup. And I think I would like, अगर अब जाना ही है, it is high time कि ऋषभ पंत को चांस मिलना चाहिए T20 टीम में। पर लोग फिर ये भी कहेंगे कि ऋषभ पंत ने कौन से इंडिया के लिए T20 में बहुत अच्छा करा। हाँ राइट, बट पॉइंट वही है ना कि इस टाइम पे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें सबसे अच्छा कौन खेल रहा है? ऋषभ पंत। दिनेश कार्तिक नहीं, दिनेश कार्तिक खेल रहा है, बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो जो यंगस्टर्स ऑप्शंस हैं, अब नहीं खेलेगा अगर ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप अपना, तो कब खेलेगा फिर? 2022 में भी उसको चांस नहीं दिया गया था, उसको बीच में विकेट कीपिंग के लिए चक्कर में। हाँ, दिनेश कार्तिक के चक्कर में ना दिनेश कार्तिक का कुछ अच्छा गया था। तो उस लॉजिक से लोग कहेंगे कि फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। कौन सा ODI वर्ल्ड कप? कि यंगस्टर्स भाई शुभमन गिल विल बी व्हाट 2027-28 का होगा। नहीं, तो आई थिंक एज ऑफ नाउ इट डज नॉट सीन लाइक कि रोहित शर्मा खेलना भी चाहिए। विराट कोहली नहीं, विराट कोहली का आई थिंक वही होगा कि नंबर 1 पे कोई ऐसा प्लेयर है जो उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है उस टाइम पे। नंबर 3 पे सॉरी, हाँ, 1 डाउन। नहीं, बेटर परफॉर्म किया तो वो तो रोहित शर्मा से बेटर ओपनर भी नहीं है कोई, अभी नहीं है ना। 2027 की बात है, तो विराट कोहली के लिए भी तुम कैसे जूम करोगे 2027 तक होगा? हाँ, तो नहीं कर रहा होगा तो उसको भी नहीं खेलना चाहिए फिर। बट दिनेश कार्तिक तो परफॉर्म कर रहा है ना भाई वो IPL में कर रहा है, वो ODI में तो इंडिया के लिए तो ऋषभ पंत भी T20 में परफॉर्म नहीं करता अभी तक नहीं करा। अभी खेला ही कहाँ है? आई थिंक द वे यू जस्टिफाई दिस इज बाय सेइंग कि ना दिनेश कार्तिक जब IPL अच्छा खेलता है तो इंडिया के लिए परफॉर्म करता है, और ऋषभ पंत ऑल्दो अच्छा खेल रहा है IPL, बट इंडिया के लिए उसका रिकॉर्ड अभी तक अच्छा नहीं रहा T20s में। तो जब दोनों का अच्छा नहीं रहा है तो हु वुड यू बैक ऑन? तो आई एम गोइंग टू बैक ऑन अ यंगर ऑप्शन। ओके, दैट इज द इजीएस्ट वे टू जस्टिफाई दिस। दिनेश कार्तिक को सिर्फ क्योंकि वो अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमने एक चांस दे दिया, दैट विल रूइन 2 more years ऑफ द T20 फॉर्मेट फॉर ऋषभ पंत, डिस्पाइट नोइंग कि दिनेश कार्तिक इंडिया से वर्ल्ड कप में उतना अच्छा नहीं खेलता है। हाँ, तो आई माइट एज वेल ट्राई माई लक विद ऋषभ पंत। सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है। कोई अगर ये कहेगा कि नहीं भाई दिनेश कार्तिक का फॉर्म अभी तो बहुत अच्छा है, तो अगर सिर्फ उसको बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के देखोगे तो वो बात सही है,
नहीं, बट कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। बात सही है। फिर अगर आप अब दिनेश कार्तिक के लेकर रहे हो तो भाई फिर सारी प्लेसेस ही खोल दो सभी ना। का कर लो, सबकी हाँ, सभी सभी का काफी कर लो। अच्छे फॉर्म में इस टाइम पे, अभी फिर रहाणे का रन मार दे तो फिर रहाणे को भी ले लो। हाँ, रहाणे को भी ले लो, राइट। वही बात वही हो जाएगी। तो यू हैव टू सी इट विद द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टीम एंड द नेक्स्ट 5 years एज वेल। तो वहां पे वो चीज मैटर करने लग जाती है। बट अब हम लोग चलेंगे अगले मैच के ऊपर। दिस इज गोइंग टू बी मुंबई वर्सेस पंजाब, और आधा पंजाब वर्सेस मुंबई, क्योंकि ये मुल्लनपुर में हो रहा था मैच। इस मैच में आते वक्त देखो दोनों टीम्स की हालत अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। मैं बट ये जरूर कहूंगा कि किस टीम ने ज्यादा इंप्रेस किया था इस मैच से आने से पहले, इट वाज एक्चुअली पंजाब। ओके, पंजाब का मैंने इस मैच को खत्म होने के बाद फिर से ट्वीट कराई है कि पंजाब इजीली टॉप 4 में भी दिख रही होती है हमें, इजीली। उन्होंने कम से कम 7 में से 4 मैचेस तो ऐसे बॉटल करे हैं जीते ना हुए हारे हैं कि वो जो आराम से जीत सकते थे, बस वो फिनिश नहीं कर पाएगी उनको। हमने लास्ट टाइम भी पंजाब का जो गेम एनालाइज किया था तब भी बोली थी ये चीज़, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये चीज़। राजस्थान वाला गेम भी हमने देखा था। दिस इज अ टीम दैट इज नॉट ग्रेट ऑन पेपर, येट दे आर परफॉर्मिंग गुड इनफ टू गिव अ टफ फाइट टू ऑल द टॉप टीम्स। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं पंजाब की तारीफ करूं इसमें या फिर बुराई करूं। डू यू हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? आई थिंक मैं भी यही कहूंगा कि पंजाब ने थोड़ा एक प्लेजेंटली सरप्राइज किया है सारी टीम्स को। इनफैक्ट इससे पहले वाले मैचेस की तुमने बात करी, अभी मुंबई वाला मैच भी ये लोग जीत सकते थे एक्चुअली। वही तो, काफी अच्छा चांस था इनके पास जीतने का, बट वो भी आउट भी कैसे रन आउट हो रहे 8 बॉल में 11 रन चाहिए, ये तो बड़ी इजीली बनते हैं। अगर उसमें भी आप रन आउट हो जा रहे हो तो फिर अब क्या ही बोलें फिर आपको। तो वही बात है कि ये मैच भी उन लोगों ने सॉर्ट ऑफ एक तरीके से मुट्ठी में आ गया था, बट उन लोगों ने फिर गवा दी वो चीज़ अगेन। बट ठीक है, रिगार्डलेस लेट्स मूव ऑन टू द टॉस एंड द पिच कंडीशंस। पिच ऑफ कोर्स टॉस जीत के बॉलिंग करने लायक ही होती है, ड्यू पड़ती है, थोड़ी घास होती है, तो इट्स गुड फॉर बैटिंग। सरप्राइजिंगली हार्दिक पांड्या टॉस हार के कहता मुझे तो बैटिंग ही करनी थी। तो मैं थोड़ा इंट्रीग था कि क्या लॉजिक है एग्जैक्टली इसका। आई डोंट नो, किसी को समझ में आता तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि ऑल दो मैच जीत ही गए बट लग रहा था कि चेस करना ही डिसीजन सही था, क्योंकि पंजाब ने ऑलमोस्ट निकाल ही लिया था। रिगार्डलेस मुंबई के लिए कोई चेंजेस नहीं होते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज पंजाब ने फाइनली करा, जो कि मैंने लास्ट टाइम बोला था जब पंजाब का मैच हुआ था, कि बेस्टो को हटा दो, अब टाइम आ गया। एंड उन्होंने वो करा, राइली रूसो को लेके आए। अलग बात क्या है कि राइली रूसो ने भी परफॉर्म नहीं करा, ठीक है, वो साइड की बात है। अथर्व ताइडे ने एक मैच खेला था, उसको भी हटा दिया गया। अब मुझे समझ में नहीं आया क्यों, ठीक है। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट इनिंग्स। पावर प्ले में स्टार्ट जो होती है मुंबई की, वंस अगेन अ फायरी स्टार्ट। आई नो हम लोग SRH KKR इन सब टीम्स की बात करते हैं आजकल, क्योंकि इन लोग की तो स्टार्ट कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल होती है। बट मुंबई की भी पावर प्ले के स्टार्ट ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर दीज 2 टीम्स जिस टीम की सबसे अच्छी रही है वो काइंड ऑफ मुंबई ही है। वो हर मैच में 9-10 रन पर ओवर की रन से स्टार्ट करते हैं। एंड रोहित शर्मा का इसमें मेन जो हाथ था, क्योंकि उसी ने सबसे ज़्यादा बॉलिंग खेली थी, सबसे ज़्यादा रन भी बनाए थे। ईशान किशन जल्दी आउट हो गया था, स्काई आ जाता है बैटिंग करने के लिए, स्काई वॉज लुकिंग गुड, बट रोहित शर्मा ने डोमिनेट करके इस पावर प्ले में 54 रन बना के दिए फॉर द टीम। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पंजाब के लिए वंस अगेन ये था कि पावर प्ले के अंदर ही 6 ओवर होते हैं, 5 बॉलर्स ट्राई कर लिए। ओके, तो इतना एक्सपेरिमेंटेशन क्या सही है करना? आई डोंट नो। मतलब ये एक नई चीज़ है T20 में भी, पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू इट। Maybe it does not work all the time, especially when your bowlers are not that good. तो I wonder पंजाब ने कोई ट्रिक मिस तो नहीं कर दी वहाँ पे। ये चीज स्काई के अंडर भी था, जब लोग पावर प्ले में वो लोग काफी 3-4 बॉलर से एक्सपीरियंस। वो सीरीज को मैं वैसे ट्रीट ही नहीं करता, वो सीरीज एक्सपेरिमेंट के लिए था। वो ऑस्ट्रेलिया भी वही कर रही थी, वो तो अलग ही चीज़ थी। बट मूविंग ऑन, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अर्शदीप सिंह की। पावर प्ले के अंदर सिर्फ अर्शदीप सिंह ही ऐसा बॉलर था जिसने 2 ओवर डाले, सबसे महंगा भी वही था। तो अब जो हम लोग कह रहे थे ना कि अर्शदीप सिंह एटलीस्ट पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करता है, वो उसने आज वो भी नहीं करी। राइट, आई थिंक हिज फॉर्म इज जेन्युइनली कंसर्निंग राइट नाउ। आई थिंक T20 वर्ल्ड कप आ भी रहा है इस टाइम पे, एंड अभी हम लोग जो बोल रहे थे कि डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह बॉलिंग नहीं कर पा रहा, अब पावर प्ले में भी नहीं कर पा रहा, तो नहीं मैं ये नहीं कहूँगा कर पा रहा, बिकॉज एक ही मैच हुआ है। मतलब अगर आपका एक चीज तो आपका फोर्टे होना चाहिए ना। तो अगर आप वहां पे भी इफ यू फील्ड इन दिस मैच, देन आई थिंक एक तरीके से आपका जो भी आप बॉलिंग जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते थे उस मैच में, यू आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। बट रिगार्डलेस जब 10 ओवर खत्म होते हैं तो मुंबई के 86 रन बन चुके थे, विकेट नहीं गिरा था एक भी। यहाँ पे कैच पता क्या है? पहली बात तो हरप्रीत बार ने 2 ओवर डाले थे, बहुत इकोनॉमिकल था, उसमें कुछ 6-7 रन ही दिए थे। द कैच वॉज सूर्य कुमार यादव, जो कि रोहित शर्मा से बाद में बैटिंग करने के लिए आए। ही टुक मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक बिटवीन 6 to 10 ओवर्स जो थे। इन 4 ओवर में मेन स्ट्राइक जो थी ना, सबकी सब स्काई नहीं ले रही थी, टू द पॉइंट कि 49 पे आ गया था वो। बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर खुद 49 पे खेल रहा था वो। राइट, एंड इसके चलते हुए ना रोहित शर्मा के साथ एक इशू हुआ है यहाँ पे, बिकॉज रोहित शर्मा जब आउट हुआ है अगले फेज में, आई थिंक कौन से 11वें-12वें ओवर में आउट हुआ है, ऐसी कुछ हुआ है। जब आउट हुआ था उस पर एक स्टार्ट आया था कि जिस ओवर में आउट हुआ है उससे पहले के जो 7 ओवर थे, लगा लो तुम,
उसमें मिला के उसने टोटल 13 बॉल्स खेली हैं सिर्फ, ओके विच इज वेरी लेस। 42 बॉल्स में से आप सिर्फ 13 बॉल्स खेल रहे हो, उसके वजह से मोमेंटम ब्रेक हुआ है फिर से रोहित शर्मा का। एंड मतलब ये हमने प्रॉब्लम देखी थी सीएसके वाले मैच में भी, कैसे उसको मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक मिलनी बंद हो गई थी, विच इज वाई डिस्पाइट स्कोरिंग 100 ही कुड नॉट फिनिश द लाइन। ये चीज़ फिर से हो रही है। अब इसमें क्या रीज़न हो सकता है एग्जैक्टली, बिकॉज अगर ये 1-2 मैचेस के लिए और होता है देन वी विल सी अ पैटर्न। आई थिंक ये चीज़ है क्योंकि इवन लाइक सोशल मीडिया पे ये लोग काफ़ी लोग ये चीज़ कॉल आउट कर रहे हैं कि पावर प्ले के अंदर जहाँ पे रोहित शर्मा को काफ़ी स्ट्राइक मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रन्स मार रहा है। इनफैक्ट आई थिंक कुछ ऐसा है कि उसकी सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट है इन द पास्ट 10 ईयर्स पावर प्ले के अंदर इस बार। अच्छा। एंड पावर प्ले के बाद उसकी स्ट्राइक रेट अब मतलब कुछ ज़्यादा ही गंदी ड्रॉप हो रही है। इस मैच में आई थिंक कुछ ऐसा है कि उसने 13 बॉल में 14-15 रन ही मारे थे उसके बाद। तो वही बात है कि एकदम से स्ट्राइक रेट आपकी इतनी ड्रॉप कैसे हो गई? इज दिस बिकॉज कि आपका रिदम नहीं बन पाया उसके बाद? बट आई थिंक मतलब 2 आर्ग्यूमेंट्स है, एक है कि उसको स्ट्राइक नहीं मिल रही और एक आर्ग्यूमेंट ये है कि जब उसको स्ट्राइक मिल रही तो वो सिंगल लेके दूसरे एंड पे आ जा रहा है। तो अब ये सोचने वाली बात है। अब वील सी, अगर ये 1-2 मैचेस के लिए और होता है तब हम इसको एक पैटर्न की तरह डिस्कस कर सकते हैं। अभी सिर्फ दूसरे मैच है तो मैं ज़्यादा डीप डिग नहीं करूँगा, बट ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हमें सोचनी पड़ेगी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड इसके बाद हम लोग चलते हैं जब 15 ओवर हो गए थे, मुंबई इंडियंस वर 130 for 2। रोहित शर्मा ही वो विकेट था जो कि आउट हो जाता है। तिलक वर्मा आज ऊपर बैटिंग करने के लिए आता है। आई थिंक दिस शुड बी द केस। तिलक वर्मा को नंबर 4 पे आना चाहिए एंड हार्दिक पांड्या को नंबर 5 पे आना चाहिए। दैट इज द बेस्ट ऑर्डर फॉर देम। स्काई भाई टेक ऑफ कर गया था इस फेज में। इस फेज में टोटल 44 रन आते हैं विच इज नॉट मच। एंड यहाँ पे ना कई सारे कॉमेंटेटर्स तभी तुरंत बोलना शुरू हो गए थे कि क्या ये विकेट जो है एक डबल फेज नेचर लेके आ रही है, कि कभी कुछ बॉलें जो है पढ़ के सही आ रही हैं, कुछ पढ़ के धीरे आ रही हैं, तो वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं बैट्समैन के दिमाग में। मुझे लगता है कि यार ये अगर डबल पेस नेचर है तो भी 190 रन बन रहे हैं। दूसरी टीम में चेज भी कर दिया ऑलमोस्ट। राइट। तो आर वी जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस इफ वी आर नॉट एबल टू सी कि बैटिंग टीम जो है हर ओवर में 10 रन ना मार रही हो? राइट। मतलब क्या ऐसे स्टैंडर्ड्स हो गए हमारे कि अगर हर ओवर में 10 रन नहीं आए तो मतलब पिच जो है वो डबल फेस्ड हो गई? अभी पिछली लाइव स्ट्रीम आई सेड दिस कि भाई किसी एक टीम का मैंने कहा था अगर रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करते हैं तो कुछ 6 ओवर में 70 रन पड़ेंगे। एंड मेरे दिमाग में पता नहीं अनकॉन्शियसली ये चीज़ आई कि ये थोड़ा स्लो है। दैट इज बिकॉज इस आईपीएल में हमने जिस तरीके की बैटिंग देखी है कि 270 280 रन बन रहे, 3 बार तो 260 क्रॉस कर चुका है स्कोर। तो इतना अब नॉर्मल हो चुका है कि कई बार तो ऐसा लग रहा है कि अगर 10 रन पर ओवर पड़ रहे हैं तो भी भाई कम तो नहीं लग रहा, क्योंकि 200 भी बनेंगे, 200 चीज हो जा रहे हैं। मुझे लगा है कहीं ना कहीं कमेंटेटर्स भी इस चीज के विक्टिम है। और ये चीजों में आपको बता रहा हूँ, ये इंग्लिश कमेंट्री से है, ये हिंदी कमेंट्री से नहीं है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं अच्छा हिंदी कमेंट्री में तो वैसे भी लोग सीरियस नहीं होते। ये चीजें मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश कमेंट्री से आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या कमेंटेटर्स भी, अरे कमेंटेटर्स भाई खुद क्रिकेटर्स हैं। हाँ, राइट। क्या ये लोग भी अनकॉन्शियसली अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से? एंड अगर ये हो रहा है तो मैं पब्लिक को तो बिल्कुल ही ब्लेम नहीं करूंगा भाई। अगर क्रिकेटर्स हो रहे हैं खुद अफेक्ट तो फिर पब्लिक तो बेचारी होगी। बट इट इज नॉट अ गुड साइड टू सी। बट वंस अगेन से दिस कि इतने हाई स्कोरिंग गेम्स, मतलब 190 रन बने और हमें लग रहा है कि चलो उतना ज्यादा हाई स्कोर नहीं बना, विकेट फंस के आ रहा था। ये आज से 2-3 साल पहले अगर ऐसी विकेट होती ना जहाँ पे 190 रन बनते, लोग कहते क्या तगड़ी विकेट थी बैटिंग के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा तो भाई ये सीन है कुछ, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। रिगार्डलेस इसके बाद हम लोग आखिरी 5 ओवर्स की बात करते हैं। 191 for 7 ये फाइनल टोटल था मुंबई का। ठीक है, दिस मीन्स कि आखिरी के जो 5 ओवर थे यहाँ पे 61 रन आते हैं। बट ये 61 रन आए सो आए, आई थिंक ये ज़्यादा हो सकते थे। मुझे लगता है मुंबई ने कहीं ना कहीं 10-15 रन कम बनाए। एंड दिस इज वंस अगेन मी सेइंग दिस डिस्पाइट 190 रन बने पिच पे। बट माई रीजनिंग इज कि इससे पहले जो ट्रैजेक्टरी चल रही थी आखिरी के 1-2 ओवर में उतने रन नहीं है, जैसे कि मैंने केकेआर के लिए कहा था राजस्थान के अगेंस्ट। तो अगर वहाँ पे हम लोग सेम ट्रैजेक्टरी के साथ फिनिश करते हैं ना तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 10-15 रन एक्स्ट्रा बन रहे हैं। बिकॉज हर्षल पटेल ने लास्ट ओवर डाला था, सिर्फ 7 रन दिए उसने और 3 विकेट आए उस ओवर में। 3 विकेट आए भाई। राइट। 15वें ओवर तक टोटल विकेट्स गिरे ही 2 थे और लास्ट ओवर के अंदर 3 विकेट आए। तो लास्ट ओवर में सिर्फ 7 रन आए, अगर वही 15 हो जाते तो ये 199 हो गया होता, 200 का टारगेट हो गया होता। राइट, समझ रहे हो? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो ट्रैजेक्टरी हमारी चलते हुए आ रही थी उस हिसाब से आखिरी के 1-2 ओवर में फिनिशिंग नहीं हुई, जिसके चलते हुए वी कुड से कि मुंबई शायद 8-10 रन शॉर्ट थी। रिगार्डलेस 190 इज अ गुड स्कोर एंड शुड बी डिफेंडेबल। अब आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे पता नहीं। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ जरा जल्दी से, हर्षल पटेल और हरप्रीत ब्रार इन दोनों ने बॉलिंग बड़ी अच्छी करी है। बट रबाडा की बात कर लो, एंड में आता तो उसकी पिटाई हुई है। सैम करन ने एक बड़ा अच्छा विकेट लिया था सूर्य कुमार यादव का। आई थिंक सैम करन ने इन पैचेस अच्छी बॉलिंग करी है। बट हरदीप सिंह वंस अगेन वाज नॉट गुड।
सैम करन ओवरऑल वाज नॉट वेरी इकोनॉमिकल एंड यू वंडर कि पंजाब की बॉलिंग में कोई स्टैंड आउट बॉलर ऐसा कोई है ही नहीं आ सकता मतलब रबाडा पिटाई खाया है अपने आखिरी ओवर में, ये तिलक वर्मा वगैरह से। ये लग ही रहा था कि वो बंदा जो कि भी जनवरी में टेस्ट मैचेस में हमने को रुला रहा था, पेल रहा था सबको, राइट। एंड ऑफ कोर्स इसमें T20 के फॉर्मेट का भी इफेक्ट आता है एंड वाइड बॉल का फर्क भी पड़ता है, बट आई स्टिल थिंक ही वाज नॉट अप टू द मार्क। तो पंजाब की बैटिंग तो चलो वैसी थोड़ी बहुत वीक है, बॉलिंग में भी अगर नहीं करेंगे, अगर आपका स्टैंडर्ड बॉलर हर्षल पटेल है तो मतलब थोड़ा तो विद ऑल डू रिस्पेक्ट आई थिंक थोड़ा सा इश्यूज तो है, राइट। बट रिगार्डलेस सेकंड इनिंग्स पे चलते हैं, ठीक है। स्टार्ट तो ऐसी थी कि मुंबई के मुझे लगा था ये बहुत बोरिंग गेम होने वाला है। अगर पावर प्ले में आपके 4 विकेट गिर जा रहे हैं 40 for 4 राइट, तो आई थिंक इट इज़ अ ड्रीम स्टार्ट फॉर एनी टीम। एंड वही बात है ना, अगर आपको फर्स्ट इनिंग्स के बाद देख के लगा कि 190 कहीं कम तो नहीं पड़ जाएगा, इसके बाद सबको लगा होगा कि भाई मैच तो जल्दी खत्म हो जाएगा। और अब बताए जितने भी लोगों ने हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को गाली दी है ना, आज उसने बहुत तगड़ी कैप्टनसी करी, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों, ओके। एंड लोग उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे क्योंकि एजेंडा चलाना है, ठीक है। तो मैंने लास्ट मैच में, चेन्नई वाले मैच में, आई क्रिटिसाइज हार्दिक पांड्या कैप्टनसी अ लॉट, बट आज उसको क्रेडिट देना बनता है। एक एरर उसने करा है मेरे ओपिनियन में, वो मैं पॉइंट आउट करूंगा, बट जिस तरीके से उसने डेथ ओवर्स मैनेज करे हैं ना अपने बॉलर्स के, वो जेन्युइनली मतलब एक तगड़ी कैप्टनसी के मार्क था वो। एंड भाई ये मोस्ट पीपल विल नॉट टेल यू दिस, जितने भी क्रिएटर्स होंगे, जितने भी जर्नलिस्ट होंगे, बिकॉज इट इज पॉपुलर राइट नाउ टू हेट ऑन हार्दिक पांड्या, दे विल नॉट प्रॉब्ली टेल यू दिस और एक्सप्लेन दिस, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस, ठीक है। जब 40 ओवर में 4 विकेट गिर गए, 2 विकेट बुमराह लेता है, 2 विकेट अपने कोएत्जे ले लेता है, सैम करन ओपनिंग करने आया था, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया, पहली बात तो डिड नॉट वर्क। रायली रूसो जल्दी आउट हो जाता है, टॉप 4 जो बैट्समैन थे, लिविंगस्टोन वो भी आउट हो जाता है, प्रभ सिमरन भी आउट हो जाता है। इसके बाद गेम मोर और लेस खत्म ही होना चाहिए था, ठीक है। सेकंड फेज में 6 से 10 ओवर के फेज में श्रेयस गोपाल आता है, वो 2 ओवर में मेरे ख्याल से 25-26 रन खाता है, कुछ बहुत एक्सपेंसिव था, राइट। बट हरप्रीत सिंह का विकेट ले जाता है, आई थिंक हरप्रीत सिंह का ही विकेट लिया हुआ, इफ यू कुड चेक। हाँ, श्रेयस गोपाल ने लिया, हाँ, राइट। हरप्रीत सिंह का विकेट आ जाता है, इसके चलते हुए जब 10 ओवर खत्म हो गए थे तो 87 for 6 हो चुके थे लोग, बिकॉज एक और विकेट गिरता है यहाँ पे। एंड इसकी बात करते हैं आकाश मधवाल, जब बॉलिंग करने के लिए आता है, बंदे ने टांग पे फुल टॉस फेंकी है, नी रोल की हाइट पे, लोग लेट लेट के छक्का मारते हैं उस बॉल पे। जितेश शर्मा ने पैड पे खाई है फुल टॉस, एलबीडब्ल्यू है, ओके, पैड पे खा के। आई थिंक दिस इज मतलब ऋषभ पंत परफॉर्मेंस एंड नॉट दिस परफॉर्मेंस बाय जितेश, right. It has sealed the situation for Jitesh Sharma wherein he would not be playing for the World Cup. Right. And मुझे वही लग रहा था कि people to be blamed as well because they created too much hype around him. जितेश शर्मा ना, हाँ, आई थिंक करा ही है डेफिनेटली, बट आई थिंक उस टाइम पे इन जनरल पब्लिक वाज क्वाइट डेस्परेट टू सी समवन एज अ विकेट कीपर फॉर द T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि कोई दिमाग में ही नहीं आ रहा था भाई, ऋषभ पंत का पता नहीं था उस टाइम। I think that was a bit disrespectful to Ishan Kishan at that point of time. आई थिंक उस टाइम तक वो आ गया था ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट का सीन हो गया था उसका। नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से चलता हुआ रहा, उसमें ईशान किशन ने 50-50 ही मांगी थी भाई। नहीं, तब से ये चीज़ चल रही थी जितेश शर्मा का लेके, तो फिर तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि तब तो ईशान किशन बहुत अच्छा खेल ही रहा था। वो टेस्ट मैच में जो परफॉर्मेंस थी जितेश शर्मा की, जितेश शर्मा कह रहा हूँ, जो उससे पहले जो जितेश शर्मा की परफॉर्मेंस थी, उसको सोच के अगर लोगों ने कह दिया कि नहीं ईशान किशन को बैठा दो, तो फिर तो कोई सेंस नहीं बनता भाई। वो तो बहुत अच्छा खेल रहा था उस टाइम पे। And it's so funny how people were, bashing IPL, saying कि अब हमें IPL के परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर टीम जज करनी पड़ेगी, कितना गलत बात है। And I could not understand that sentiment because अब वही लोग जो है दिनेश कार्तिक का भी केस बना रहे because of the IPL. And many other players as well. लोग कह रहे हैं हार्दिक पांड्या को मत खिलाओ because he is not doing good in the IPL. तो inevitably IPL से बनेगा ही बनेगा narrative. And I think it is a very good platform to judge for the T20 World Cup as well. I think as far as the T20 format is concerned, अगर वहां पे आप IPL के बेसिस पे जज कर रहे हो, स्पेशली जब T20 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले IPL है, बिल्कुल करो भाई, तो फिर तो करना भी चाहिए, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं उस चीज में। पॉइंट वही है, जब IPL के बेसिस पे अगर आप बाकी टीम सेलेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तुम कह रहे हो जो 6 महीने पहले इंडिया के अफगानिस्तान से पहले मैच हुए थे, 5-6 महीने पहले, उसको ले लो, उसको अब ले लो। राइट। और उसके बीच में जो इतना कुछ हो गया वो मत करो। तो क्या बेवकूफ़ी है भाई। आई थिंक पीपल क्रिटिसाइज IPL अननेसेसरली एट टाइम्स। कुछ फेयर क्रिटिसिज्म भी हैं बट बहुत ज़्यादा अननेसेसरी भी होते हैं। रिगार्डलेस 10 ओवर के बाद जब 6 विकेट गिर चुके थे, इट मेंट कि इट इज़ वंस अगेन ऑल डिपेंडेंट ऑन शशांक एंड आशुतोष, जो उनका मेन डुओ जो है, राइट। एंड इन्होंने फिर से लिव अप करा भाई हाइप पे समहाउ, पता नहीं क्या कर रहे हैं। शशांक ने पिटाई करनी शुरू करी पहले, एंड आशुतोष मुझे याद है उस टाइम पे आया था, एंड भाई वो सूर्य कुमार यादव टाइप के छक्के मार रहा था फाइन लेग के ऊपर से लेट के। 8-9 बॉलों पे 20-25 रन हो चुके थे उसके ऑलरेडी। शशांक के भी आई थिंक 44 कितने कुछ रन है उसके, शशांक के 41 of 25, राइट। तो ग्रेट स्ट्राइक रेट ऑल्सो।
स्ट्राइक रेट कितनी की है? 150 से ऊपर की होगी, 164 की स्ट्राइक रेट है। दोनों इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। पहली बात तो हार्दिक पांड्या ने बुमराह को 2 ओवर दिए पावर प्ले के अंदर, 2 विकेट आ गए। ग्रेट मूव बाय हार्दिक पांड्या, बिकॉज यूजुअली 1 ओवर मिलता है। अब उसने देखा कि आशुतोष और शशांक डोमिनेट कर रहे हैं मिडिल ओवर्स में, और रन इतने भी ज़्यादा भी नहीं है कि चेज नहीं हो सकते। तो उसने क्या कहा, भाई मुझे कोएट्जे और अपने ये हार्दिक पांड्या कह रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह, ये दोनों वापस लाने पड़ेंगे। बुमराह जैसे ही वापस आता है, आशुतोष का विकेट गिर जाता है। ग्रेट चेंज इन बॉलिंग बाय हार्दिक पांड्या इन दिस फेस फर्स्टली, बट इसका एक डाउन साइड क्या था, अब कोएट्जे और बुमराह ने 1-1 ओवर यहाँ पे डाल दिया है, तो आखिरी के 5 ओवर में दोनों का सिर्फ 1-1 ओवर और अवेलेबल होगा। अब आप कैसे करोगे यूटिलाइज उसको, वो सोचने वाली बात थी। वहाँ पर उसने फिर से बहुत अच्छी कप्तानी करी है। द पॉइंट वॉज, यहाँ पे थैंक्स टू बुमराह एंड कोएट्जे काफ़ी हद तक रन रुकने लग गए थे, एंड सिर्फ बात फिर आशुतोष पे आ गई थी। आशुतोष के साथ ज़्यादा सपोर्ट के लिए कोई था नहीं। हरप्रीत बरार एंड हर्षद पटेल थे, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं वुड से। तो जो एक अपर एज होता है ना, यू कुड आर्ग्यू कि मुंबई के पास था, एंड दिस मेंट कि आखिरी के 5 ओवरों में मोर देन 50 रन चाहिए थे, मोर देन 10 रन इन ओवर, और आप ऑलरेडी 7 विकेट डाउन हो, सिर्फ 3 विकेट रहेंगे। तो अब नेचुरली एज हमेशा आप बॉलिंग टीम को ही दोगे। गेम कहाँ चेंज होता है, जब आकाश मधवाल 16वां ओवर डालता है, द फर्स्ट ओवर ऑफ द डेथ फेज। उस पर पता नहीं कितने, वो 17-18 रन कुछ खाता है, जब आशुतोष ने उसकी तोड़ाई कर दी, लिटरली नो बॉल भी फेंक दी थी उसने। एंड उसके बाद इक्वेशन हो गई थी कुछ कि 4 ओवर में 28 रन कुछ चाहिए, 7 रन पर ओवर। चेजेबल क्या भाई, ये तो आंख मीच के चेज होना चाहिए। कोई एक्सक्यूज ही नहीं है इसको ना चेज होने का। वहां पे फिर से एक स्मार्ट मूव उसने क्या कहा, बुमराह कोएट्जे के 2 ही ओवर में मिलाकर मैं आखिरी के 2 ओवर का वेट नहीं करूंगा, मैं अभी डलवा रहा हूँ इनसे बॉलिंग। अब भाई पे ऑफ कर गया, आशुतोष आउट हो गया। फिर आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मूव, अ ग्रेट रिस्क, जो कि अगर पे ऑफ नहीं होता तो हार्दिक पांड्या को उतनी ही गालियां भी पड़ती, बट अगर पे ऑफ हुआ है तो उसको क्रेडिट भी मिलना चाहिए। उसने कहा मैं बुमराह कोएट्जे को अप फ्रंट अभी ही बॉलिंग करा दूंगा, लास्ट के 2 ओवर तक गेम लेके नहीं जाना मुझे। और उसी के चलते हुए 9 विकेट गिर गए थे, सिर्फ 1 विकेट पे बात आ गई थी। हार्दिक पांड्या खुद बॉलिंग करने के लिए आता सेकंड लास्ट ओवर, 1 सेकंड, वेरी गट्सी मूव, क्योंकि अभी डेथ ओवर्स में धोनी से पिटा था वो। ही गेट्स हरप्रीत बरार को आउट करता है मेरे ख्याल से वहाँ पे, उसको भी 1 विकेट मिल जाता है। एंड लास्ट ओवर में जब कितने 11-12 रन रह गए थे, 8 बॉल पे 11 रन चाहिए था भाई साहब, रबाडा ने आके छक्का मारा था, उसके बाद क्या कर रहे थे ये लोग, रन आउट ही हो गए। राइट। एंड 1 सेकंड क्रेडिट टू हिम फॉर पिकिंग आकाश मधवाल फॉर द लास्ट ओवर। उसने आकाश मधवाल ने इससे पहले 3 ओवर में कुछ 40-45 रन खाए थे, बहुत एक्सपेंसिव था, बट अदर ऑप्शंस क्या थे, रोमारियो शेफर्ड और श्रेयस गोपाल। तो तुम ऑब्वियसली आकाश मधवाल के साथ ही जाओगे। एक जो गलती थी हार्दिक पांड्या कैप्टनसी में, आई थिंक उसने फिर से श्रेयस गोपाल को अंडर बोल कराए। 1 और ओवर मिडिल ओवर्स में डलवाना जरूरी था, ताकि कहीं ना कहीं आकाश मधवाल से लास्ट ओवर डलवाने की नौबत ही ना आती। आई थिंक वो एक चीज़ है जहाँ पे वो कैलकुलेशन और बेटर कर सकता है अपना मिडिल फेज में। आई थिंक इधर वे हार्दिक पांड्या का भी अगर हम लोग बोलेंगे व्हाट यू सेड कि लोग इसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे इस चीज़ को, बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जैक्टली मतलब क्वान्टिफाइबल या विजिबल ऐसे है नहीं देखने में। जो लोग एकदम गेम के अंदर घुस के देख रहे हैं उन्हें ये चीज़ समझ में आएगी। पॉइंट वही है मेरा, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 1 गेम। एक मैच में अगर उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिविजुअली ही हैज़ नॉट बीन हैविंग अ गुड सीजन राइट नाउ, एक मैच में भी अगर उसका बल्ला चल जाता है सही से या बॉलिंग बहुत अच्छी चल जाती है, तो आई थिंक द क्राउड विल गेट बिहाइंड हिम। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 1 परफॉर्मेंस। बट मतलब मैं वही कहूँगा कि टू सम अप, आई थिंक इट वॉज सम वेरी गट्सी कैप्टनसी बाय हार्दिक पांड्या फर्स्टली। एंड बुमराह के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ यार, मतलब मुझे तो लगता है कि आर वी वॉचिंग बुमराह एट हिज पीक राइट नाउ इन हिज 30s। भाई साहब, मुझे जेन्युइनली लगता है कि कंटेंडर है ये साल उसका पीक होने के लिए। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक। वी विल मूव ऑन टू द लास्ट गेम फॉर क्रिकेट, जो कि एक प्रीव्यू होने वाला है, राइट। केकेआर वर्सेस आरसीबी के अगेंस्ट। क्या लग रहा है इस मैच का? पहले अगेन भाई आई थिंक अ क्लासिक। एंड पहली बात तो मैं सोशल मीडिया टीम से वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से एक तगड़ी सी रील निकालना जिसमें गंभीर और कोहली साथ में दिख रहे हो, क्योंकि लास्ट वाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। बट आई थिंक अगेन एक वही है ना कि दिस इज वन ऑफ दो सिनेमैटिक गेम्स जहाँ पे बहुत सारे आपके नैरेटिव्स भी होते हैं। एंड ऑब्वियसली गंभीर गोइंग अगेंस्ट कोहली, ऑल दो पिछले मैच में इन लोगों ने वही अपना गले वाले मिले थे, बट स्टिल आई थिंक काफ़ी मज़ा आता है मैचेस देखने में, क्योंकि इतने सारे बैटल्स आपस में इतने होते हैं। आरसीबी ऑब्वियसली लाइक राइट नाउ इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर बैशिंग राइट नाउ, क्योंकि केकेआर बहुत ही अच्छा खेल लिया इस टाइम पे। अगेन हम देख सकते हैं सुनील नारायण क्लासिक दिख सकता है हमें, आंद्रे रसल क्लासिक दिख सकता है, रिंकू सिंह डाउन द ऑर्डर दिख सकता है, एंड वहाँ दूसरी साइड पे आरसीबी टोटली इन शैम्बल्स राइट नाउ। तो अगेन आई थिंक भाई बहुत एंटरटेनिंग मैच होना चाहिए एंड अ वेरी पॉजिटिव मैच फॉर केकेआर फैंस, क्योंकि
अगेन लास्ट में जब आरआर से हार के आ रहे हैं तो अब यही मैच चाहिए था आपको Confidence regain करने टू का। रीगेन योर कॉन्फिडेंस। एंड लेट्स नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। एक मैं बड़ी फनी चीज़ कहूँगा, तुमने गौतम गंभीर वर्सेस कोहली की बात करी। हम लोग हर बार जब रिव्यू करते हैं तो की बैटल्स की बातें करते हैं, तो उसमें ना कई सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई आप उसको भूल गए, गंभीर वर्सेस कोहली को की बैटल्स में। मैंने कहा भाई क्या मतलब, गंभीर वर्सेस कोहली पिच पे थोड़ी खेलने वाले या हैं, तो दोनों मेंटोर हो या तो दोनों प्लेयर हो, तब समझ में आता है। या तो कैप्टन हो, लीडरशिप फिगर के हो। राइट। एक बंदा स्टैंड में बैठा है, एक बंदा फील्ड के अंदर, तो उनका की बैटल कहाँ से हो जाएगा? की बैटल्स जो मैं डिस्कस करता हूँ इसलिए होते हैं कि जो लोग पिच पे खेल रहे होंगे वो जब एक दूसरे के आमने सामने जाएंगे तो ऐसा कौन सा बैटल होगा जो कि गेम को चेंज कर सकता है। तो गंभीर वहां से बैठे बैठे कोहली और वहां पे खड़ा हुआ है, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, नाउ वील डिस्कस द फर्स्ट सेगमेंट, वील स्टार्ट विद इट, पिच एंड कंडीशंस। ईडन गार्डन से मैच होने वाला है। इफ इट वॉज नॉट क्लियर ऑलरेडी, राजस्थान ने क्लियर कर दिया है, टॉस जीतो और चेस करो। नो टारगेट इज बिग इनफ फॉर ईडन गार्डन्स टू नॉट बी चेस्ड। तो आंख मीच के अगर जो बंदा टॉस जीतता है उसे चेज ही करना चाहिए, इवन मोर सो अगर आप आरसीबी हो, डेफिनेटली, बिकॉज आरसीबी का द ओनली वे दे कैन विन अ गेम इज इफ दे चेज। उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू क्या है, ये है कि भाई चेस करते हो जब आप पहले बॉलिंग कर रहे होते हो तो आपकी बॉलिंग इतनी घटिया है कि दूसरी टीम रिकॉर्ड ब्रेकिंग टारगेट खड़ा कर देगी, वो चेज होना इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। राइट। तो आरसीबी के लिए बहुत ज़्यादा गंदा टाइम चल रहा है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहूँगा, आरसीबी जब पहले बैटिंग करती है केकेआर के अगेंस्ट, पूरी हिस्ट्री में आईपीएल के सिर्फ 3 बार जीती आज तक। ओके। 16-17 सालों में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि आरसीबी पहले बैटिंग करके जीतती आ रही है। तो हिस्ट्री भी आरसीबी को यही कहेगी कि आप टॉस जीत के चेज ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकंड सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड। मैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इसमें घुसता गया, मुझे बड़ा मजा आ रहा था डिस्कस करने में, तो मैं 2-3 तरीके लेके आया हूँ। पहली बात तो टोटल जो मैचेस हैं 33 मैचेस हो चुके हैं इस साल का मैच मिलाकर। 19 बार केकेआर जीती है, 14 बार आरसीबी जीती है। तो ऑल्दो थोड़ा क्लोज है, बट ऑफ लेट राइवलरी बहुत वन साइडेड हो गई है। तो अगर वो लास्ट 3 सालों का देखें, प्लस द गेम दैट दिस ईयर जो जीती है केकेआर, इन 3 सालों में केकेआर 7 में से 5 बार जीती है। ओके। बहुत वन साइडेड मैच हुआ है, ठीक है। एंड जो आखिरी 3 मैचेस हुए इन दोनों के बीच में, वो भी केकेआर ही जीती है। तो बहुत वंस अगेन वन साइडेड चलता आ रहा है। जब लास्ट टाइम आरसीबी ईडन गार्डन्स में जीती थी वो 2019 में था, 5 साल पहले। ओके। उसके बाद 1-2 साल तो कोविड की वजह से यहाँ पे हुआ भी नहीं था। बट आरसीबी हैज नॉट वन अ गेम टेक्निकली। कुछ ऐसा था ना रिकॉर्ड की 2016 से आरसीबी चिन्नास्वामी में भी नहीं जीती केकेआर से, तो 19 के बाद से ईडन गार्डन्स में भी नहीं जीती है फॉर सम रीजन। तो एवरीथिंग हिस्टोरिकली स्पीकिंग फेवर्स केकेआर है। एंड इन सब जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं सब न्यूट्रलाइज हो सकते हैं अगर आरसीबी टॉस जीत के बॉलिंग करे और एक डिसेंट टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट कर दे, 200 से कम पे रिस्ट्रिक्ट कर दे, तो आरसीबी जेन्युइनली हैज़ अ चांस। बट यहाँ पे अब हम लोग प्लेइंग लेंस बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि क्या आरसीबी ऐसा कर भी सकती है कि नहीं। ठीक है, तुम बताना तुम्हें कोई चेंजेस चाहिए तो। पहले मैं आरसीबी की बात करता हूँ। टूरिंग टीम है, कोहली एंड डुप्लेसी ओपनिंग करेंगे फॉर श्योर। विल जैक्स 1 डाउन पे आएगा बिकॉज अभी खेला 2 ही मैचेस हुए हैं एंड बॉलिंग भी कर लेता है थोड़ी बहुत। मैक्सवेल ने मना कर ही दिया, तो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है वो। पाटीदार एट नंबर 4। आई डोंट वांट टू सी एनीबडी एल्स पाटीदार को जितना ऊपर बैटिंग करा सकते हो कराओ, वरना वेस्ट हो जाएगा। तो पाटीदार आइडिया तो नंबर 3 पे होना चाहिए, बट विल जैक्स क्योंकि नीचे बैटिंग नहीं करता, तो आई थिंक विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज पाटीदार विद एटलीस्ट 1 पोजीशन एंड नंबर 4 पे आ जाएगा वो। उसके बाद मैं चाहता हूँ कैमरून ग्रीन वापस आए। ओके, वुड यू एग्री ऑन दैट? मतलब ऑनेस्टली अगर कैमरून ग्रीन नहीं आता तो उसकी जगह कौन खेलेगा? वो लोकी फर्गसन होने वाला था जो कि पिटा। अच्छा वो तो पिटा था भी था। ओके, केकेआर में था ना लास्ट सीजन। हाँ राइट। नहीं, आई थिंक कैमरून ग्रीन को वैसे भी लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, आपके पास ऐसा कोई तगड़ा प्लेयर है भी नहीं जिससे आप रिप्लेस कर सकते हो उसको, तो माइट एज वेल प्ले कैमरून ग्रीन भाई। क्यों है, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन आगे भी करूंगा मैं कैमरून ग्रीन क्यों लिया, बट आई थिंक कैमरून ग्रीन को लेना चाहिए, उसको थोड़ा अनफेयरली ट्रीट करा गया। इसके बाद दिनेश कार्तिक ऑफ कोर्स, फिर महिपाल लोमरोर आ जाएंगे हमारे, उसने भी अच्छा परफॉर्म करके दिया रिसेंटली। विजय कुमार विशक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑप्शंस एंड ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेटर बॉलर्स। रीस टॉपली, लोकी फर्गसन और रीस टॉपली में से मेरे ख्याल से मैं रीस टॉपली के पास जाऊंगा। ठीक है, सिराज को मैं वापस लेके आऊंगा। वुड यू एग्री ऑन दैट? हाँ, सिराज का एक मीम आया था कि भाई मुझे बेंच करके जो ऑल आउट करो उसकी हाइलाइट्स भेजना। तो आई थिंक ईदर वे, मतलब अगर आप बेंच कर रहे हो सिराज को तो यू डोंट हैव एनीवन बेटर राइट नाउ, तो माइट एज वेल प्ले सिराज, क्योंकि प्रीवियसली ही हैज डिलीवर्ड फॉर आरसीबी। मतलब ऑल्दो केकेआर के अगेंस्ट तो भाई नहीं करा, बट आई थिंक पॉइंट वही है ना कि मतलब एक प्लेयर है जो शायद डिलीवर कर सकता है और उससे बेटर प्लेयर आपके पास इधर में नहीं है, तो माइट एज वेल प्ले सिराज ओनली। मतलब लोग आर्ग्यू करेंगे कि लोकी फर्गसन केकेआर के साथ खेला हुआ तो ही वुड नो अ ट्रिक और 2। भाई आई डाउट। हाँ क्या ही ट्रिक मिल रही है उसको, समझ में नहीं आ रहा मुझे।
तो आई थिंक उसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी कि केकेआर भी KKR को नेट पता में खेल होगा। चुकी है, हाँ, तो right, सब पता right, होगा उन्हें। बट हाँ, लास्टली यश दयाल होंगे टीम के अंदर, एंड इम्पैक्ट प्लेयर में मैं लेके आऊंगा एक बैट्समैन को, विच इज अनुज रावत। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों करा है, इस लाइनअप को मैंने ऐसा क्यों क्रिएट करा है, क्यों है ये कॉम्बिनेशन मैंने चूज करा है, पहले बताता हूँ आपको। जो ये 12 प्लेयर्स मैंने चूज करे इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर, इसमें 8 बैट्समैन आपको मिलेंगे। कई लोग कहेंगे कि यार 5 प्रॉपर बॉलर्स होने चाहिए आधे से, मैं कह रहा हूँ 4 प्रॉपर बॉलर्स हैं, और 5th बॉलर के रोल के लिए आपके पास 3 और ऑप्शंस हैं, ग्रीन, महिपाल लोमरोर और विल जैक्स। राइट, 3 ऑप्शंस हैं वो 4 ओवर कंप्लीट करने के लिए। तो 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं आपके पास और 8 बैटिंग ऑप्शंस हैं। आरसीबी की जो लाइनअप है उसमें वन ऑफ द लीस्ट डेप्थ वाली लाइनअप्स है ये। उसमें भी अगर मैंने इतनी डेप्थ क्रिएट करके दे दी तो पहले बात तो मुझे थैंक यू बोलो थोड़ा, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप नोटिस करेंगे कैसे मैंने बॉलर्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करा हुआ है, एंड मैं बैटिंग हैवी जा रहा हूँ ज़्यादा। सबसे बड़ा इसका फैक्टर मुझे लगता है एक रियलाइजेशन है कि आरसीबी जो अगर प्रॉपर बॉलर्स के साथ भी जाएगी ना, उनके प्रॉपर बॉलर्स भी इतने अच्छे नहीं है कि वो कोई इफेक्ट क्रिएट कर पाए। राइट, तो माइट एज वेल बैक योर ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ विच इज योर बैटिंग, क्योंकि तुम्हारी बैटिंग भी कुछ खास नहीं है। या तो विराट कोहली चल जाए तो दिनेश कार्तिक चल जाए, और कोई है ही नहीं। और ये हर मैच में होता भी नहीं कि विराट कोहली दिनेश कार्तिक दोनों साथ ही में चल रहे हैं। तो माइट एज वेल एड मोर फायर पावर एंड मोर डेप्थ टू योर बैटिंग लाइनअप एंड से कि यार देखो रन तो पिट ही रहे, ठीक है ना। अब एक बॉलर का जब दिन आना होगा तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर बॉलर की जरूरत नहीं, क्या पता विल जैक्स का भी दिन आ जाए। आई विल कॉम्प्रोमाइज अ बिट ऑन दैट डिपार्टमेंट, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई बैटिंग फायर पावर। आई थिंक ये अप्रोच यही एक अप्रोच रह गया आरसीबी को यूज करना, बाकी सब एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। माइट एज वेल ट्राई दिस। सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट इज स्टार्टिंग, दे हैव टू विन एवरी सिंगल गेम टू क्वालिफाई। राइट, लास्ट मैच में इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि सारे इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स ले आए थे मिडिल ऑर्डर में, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एसआरएच का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कई लोग कहेंगे भाई 250 रन तो बन ही गए, बट वो कैसे बने सब जानते हैं, एंड इट डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर फॉर आरसीबीज बैटिंग। आई थिंक बैटिंग में दे नीड सम फॉरेन एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं कैमरन ग्रीन को भी लेके आया हूँ, प्लस वो बॉलिंग भी कर सकता है एंड बैटिंग में फायर पावर भी ऐड करेगा। आई एम सेइंग फॉर आरसीबी डोंट वरी अबाउट द बॉलिंग लाइनअप, बिकॉज तुम वरी करके भी कुछ नहीं उखाड़ने वाले, पिटना तो है ही तुम्हें। माइट एज वेल इन्वेस्ट ऑन योर बैटिंग। वुड यू एग्री ऑन दिस? आई थिंक मैं भी यही कहूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये चीज़ थी एक्चुअली, इसलिए मैं एम्पायर प्लेयर में भी अनुज रावत को लेके आ रहा हूँ, एक 5th बॉलर को लेके नहीं आ रहा। हाँ, मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ इसलिए थी क्योंकि नो मैटर आप कितना बड़ा टारगेट खड़ा कर दो या फिर आप पहले बॉलिंग ले लो एंड ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट देम टू अ लो टोटल, भाई वो पॉसिबल ही नहीं लग रहा। मतलब अगर आपको ब्लेम करना भी है ना, आप टू सम एक्सटेंट कर लो भाई बैटिंग को ब्लेम, कि भाई लोग ज्यादा रन नहीं बना रहे, 200 रन नहीं पहुंच पा रहे, रेयरली 200 रन पहुंचते हैं। और तो पिछले मैच में 260 समथिंग पहुंच गए थे, बट रेयरली 200 क्रॉस कर रहे हैं लोग इस सीजन में। बट द पॉइंट इज कि बॉलिंग इतनी गंदी है कि भाई वो 200 मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट क्या हुआ था भाई, 15 ओवर में चेस करा दिया मैच, 190 समथिंग पहुंच गए। पिछला मैच शायद पहली बात है जब इन लोगों ने 200 क्रॉस कराया, राइट। 190 समथिंग आप पहुंचो, उसको आपने 15 ओवर में करा दिया। दैट मींस अगर आप बैटिंग अगर आपकी 230 240 बना देती, विच इज अ वेरी गुड स्कोर, वो भी आप करवा देते। तो पॉइंट इस कि आपकी बॉलिंग तो बहुत ही ज्यादा घटिया है, तो बस आप बैक कर सकते हो तो सिर्फ अपनी बैटिंग को ही कर सकते हो इस टाइम पे। तो वही है कि अगर आप बॉलिंग आ भी जाती है और लंबा स्कोर बनाते भी हैं तो मे बी और बैटिंग कैन सेव यू, ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि वो भी इस टाइम पे क्लोज नहीं है। प्लस बात ये भाई कि केकेआर की बैटिंग इस तरीके की है कि राजस्थान की बॉलिंग लाइनअप को नहीं बख्शा, 220 बना दी इसी ग्राउंड पे, तो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप को बख्शने वाले हैं क्या? दोनों टीम्स को जब हम बैटिंग करते हुए देखते हैं ना, केकेआर के बैटिंग करते हुए देख के ही लगता है विकेट गिर रहे हैं भाई, वो 10 की जो रन रेट है वो मेंटेन्ड है। ये फिल सॉल्ट ने बोला है अभी इंटरव्यू में कि हम ड्रेसिंग रूम में कोई भी बंदा ये डिस्कस नहीं करता कि ऑरेंज कैप जीतनी है। सब डिस्कस करते हैं कि हमें अपना रोल खेलना और टीम का टोटल जितना आगे ले जा सकते हो उतना लेके जाना। मतलब वो गिरते जाएंगे ना विकेट तो भी वो रन रेट मेंटेन रहेगी। आरसीबी का फेजेस में गेम चलता है, क्या पता पावर प्ले तो ऑब्वियसली करना स्टार्ट होगा। नहीं तो कोहली खेलने में तो पूरे 20 ओवर जाता है भाई। अभी लास्ट मैच जैसे हुआ था उसमें तो देखा था 200 की स्ट्राइक रेट से खेला था वो, तो पावर प्ले गंदा जाएगा, फिर बीच में मिडिल ओवर्स तो 6 से 10 में तो यूजुअली गंदे ही जाते हैं, फिर धीरे धीरे कोहली भी पेस पकड़ेगा तो फिर 10 to 15 अच्छा चला जाएगा, फिर आखिरी के 5 ओवर में फिर से लोग पागल हो जाएंगे। तो वही है कि फेजेस में गेम चलता है, एकदम स्मूथली फंक्शन नहीं करती पूरी। प्लस वो तुम क्या पागल हो जाएंगे आखिर के 5 ओवर में, वो पूरा डिपेंडेंट है कि विराट कोहली का रन तक टिका है तो, और प्लस दिनेश कार्तिक। राइट, यहाँ पे है कि भाई रिंकू है, रसल है, उससे पहले अगर इनमें से कोई मिडिल ऑर्डर में से कोई टिका हुआ तो वो मारता रहेगा, नारायण टिक गया तो वो तो पेलता ही रहेगा, रघुवंशी मार रहा है, रघुवंशी भी मार रहा है आके, तो वो थ्रू आउट है वो, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो माइट एज वेल ट्राई टू बैक योरसेल्फ एंड आउटस्कोर द ऑपोजिशन। केकेआर पे चलते हैं जल्दी से। केकेआर के लाइनअप में ज़्यादा चेंजेस करने नहीं वाला। मेरे हिसाब से नारायण एंड सॉल्ट ओपनिंग करेंगे, रघुवंशी वन डाउन पे आने चाहिए।
नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, आई वुड स्टिल कंटिन्यू। आई थिंक कोई भी क्या नहीं खेला तो सेंस ही नहीं, कैप्टन है भाई वो बंदा, तो वो तो खेलेगा ही खेलेगा। अब जो मिडिल ऑर्डर है इसमें थोड़ा आप लोग ऑर्डर बैटिंग का ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो बेसिकली रमनदीप, वेंकटेश अय्यर, रिंकू एंड रसल, ये 4 लोग आएंगे। इसके बाद कई लोग वेंकटेश अय्यर पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थॉट्स है वो मैं शेयर करूंगा अभी। इसके बाद हर्षित आना चाहिए। चमीरा को मैं लेके आऊँगा स्टार्क की जगह इस मैच में। आई थिंक आधे मैचेस होने वाले हैं, अब तुम्हें काफ़ी टाइम मिल गया परफॉर्मेंस का, प्लस स्टार्क खुद भी रेस्ट लेगा ही इवेंचुअली, वर्ल्ड कप आने वाला है। आई थिंक चमीरा को लाने का टाइम आ गया, तो मैं चमीरा को लेने वाला हूँ स्टार्क की जगह पे। वैभव को मैं अभी एक और चांस दूंगा, तो मैं वैभव को टीम में रखने वाला हूँ। इम्पैक्ट प्लेयर पे मेरे पास आएंगे वरुण चक्रवर्ती। ओके, तो वंस अगेन इफ यू सी इस बैटिंग ऑर्डर में नंबर 9 तक लोग बैटिंग कर सकते हैं, हर्षित राणा तक काफ़ी डेप्थ है बैटिंग की। और बॉलिंग ऑप्शंस भी हमारे पास चमीरा, वैभव, वरुण, हर्षित, रसल, रमनदीप, वेंकी, मतलब 7-8 ऑप्शंस हैं आराम से। नारायण, 8 ऑप्शंस हो गए बॉलिंग के, तो डेप्थ की तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि यार सुयश शर्मा कहाँ है आजकल। मैं पर्सनली टेम्प्टेड हूँ सुयश शर्मा को ट्राई करने का इंस्टेड ऑफ वैभव अरोड़ा। ओके, वैभव हैज नॉट बीन दैट इम्प्रेसिव, ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम इज सुयश शर्मा को मैं क्यों नहीं करूंगा वैभव की जगह पे इस मैच में, क्योंकि स्टार्क ऑलरेडी नहीं होगा मेरे लाइनअप में। दैट मीन्स कि चमीरा अब लीड करने वाला है बॉलिंग लाइनअप को, उतना एक्सपीरियंस उसके पास है नहीं जितना स्टार्क के पास है। तो अगर आप एक और पेसर ऑलरेडी कम कर दे रहे हो वैभव में, तो दैट वुड मीन कि देयर इज मोर डिपेंडेंसी ऑन रसल एज अ पेसर ऑल्सो टू कॉम्पेंसेट फॉर द लैक ऑफ स्टार्क एंड वैभव अरोड़ा, क्योंकि चमीरा अकेले इन दोनों की कमी पूरी नहीं कर पाएगा भाई, Right. बहुत अनफेयर एक्सपेक्ट करना। तो रसल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब क्या आप एकदम से उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो? एकदम से, हाँ, राइट। 1-2 मैचेस से उसने सिर्फ 2 ही ओवर डाले, तो फॉर दैट रीजन आई थिंक वैभव और स्टार्क में से कोई एक तो रहेगा ही टीम में। तो आई थिंक वैभव वहाँ पे रहने वाला है, बट इसका एक सोल्यूशन है, बताता हूँ अभी। पहली बात तो वेंकटेश अय्यर को क्या खेलना चाहिए अगला मैच, तुम्हें क्या लगता है? उसने लास्ट टाइम आरसीबी के अगेंस्ट 50 मारी थी। आई डोंट थिंक कि केकेआर को इस टाइम पे अपने लाइनअप से बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ईदर वे इफ समवन इज नॉट परफॉर्मिंग से द लाइक ऑफ श्रेयस अय्यर, जैसे लोग कह रहे हैं कि वो उतना अच्छा नहीं खेल पा रहा, वो अनटचेबल है, लेकिन वो कैप्टन है भाई, कैप्टन है। प्लस आई थिंक ईदर वे व्हेन यू हैव अ विनिंग फॉर्मूला राइट नाउ, तो आपको उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड इस टाइम पे आप अपने सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हटा भी रहे हो, तो जो प्लेयर्स ऑलरेडी अब तक खेलते हैं, आई थिंक ज़्यादा एकदम से सारे चेंजेस करने की भी ज़रूरत नहीं है विनिंग टीम से। तो आई थिंक अगर उसको चांस दे भी रहे हम लोग अपना वेंकटेश अय्यर को, तो यही मैच है भाई, यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस रिगेन करो अपना। पिछले मैच में भी आप यहाँ पे चले थे, तो आई थिंक ऐसे ही मैचेस होते हैं यार, यहाँ पे अगर आप खेल के अपना फॉर्म रिगेन करते हो तो वो थ्रू आउट द सीजन फिर कैरी ऑन करेगा। अब यहाँ पे पहली बात तो मैं ऐड कर दूँ इसमें, मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर वैसे भी खेलेगा, बिकॉज गंभीर उस टाइप का बंदा है नहीं जो कि लोगों को बेंच कर दे आसानी से। उसने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम कि उसके प्लेयर्स परफॉर्म करें, उसके लिए क्या होता है, द फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर एंड बेसिकली द फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ गेटिंग बेंच्ड। अगर वो डर नहीं ना बंदे के दिमाग में, तो फिर वो खुल के खेलेगा। एंड वो अगर वो बेंच कर देगा वेंकी को इस टाइम पे, तो वो डर एग्जैक्टली वो प्रमोट कर रहा है। आई डोंट थिंक गंभीर वो जाने वाला है उस चीज़ के अगेंस्ट, एंड आई थिंक ही वुड इवन बैक स्टार्क राइट नाउ। मुझे नहीं लगता कि चमीरा स्टार्ट करने वाला है स्टार्क के ऊपर, मुझे लगता है स्टार्क अभी भी खेलेगा। वो मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ ऐसा, बट मुझे लगता नहीं कि स्टार्क को बेंच किया जाएगा। तो स्टार्क और वेंकी आई थिंक होने वाले टीम के अंदर। यहाँ पे मैं 2 थॉट दूंगा आपको, सबको सोचने वाले, ध्यान से सोचना इसके बारे में, बहुत ध्यान से सोचना। 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जो अगर वेंकी को हटाना तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी क्या है, जो लोग कह रहे हैं कि हमें वैभव भी चाहिए, क्योंकि मैंने लॉजिक एक्सप्लेन करा, बट हमें सुयश शर्मा को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमें सुयश शर्मा भी चाहिए, उनको एंटरटेन कैसे करा जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है। वेंकटेश अय्यर को टीम में स्टार्ट मत करो, इम्पैक्ट सब लो, सुयश शर्मा को टीम में स्टार्ट करो। क्या होता है जब बैटिंग, मान लो केकेआर की बैटिंग पहले आ गई, तो वेंकटेश अय्यर स्टार्ट करेगा और फिर सेकंड इनिंग्स में मान लो कोई सब ऑफ हो जाएगा कोई बैट्समैन, और फिर वरुण चक्रवर्ती अंदर आ जाएगा, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती को या फिर सुयश शर्मा का जो भी है, एक बॉलर को स्टार्ट करा दो पहले से ही। जो हमारे लाइनअप इम्पैक्ट प्लेयर के आने के बाद बॉलिंग के टाइम पे होती है, उसको टॉस जब बैटिंग करो तभी उसी टाइम पे ले आओ। बेसिकली यू आर प्लेइंग अ बैट्समैन शॉट जब आप बैटिंग कर रहे हो। अब क्योंकि केकेआर की बैटिंग में इतनी डेप्थ ऑलरेडी है, क्या पता वेंकटेश अय्यर तक की बैटिंग आने की नौबत ही ना है। ओके, तो अगर नौबत नहीं आई तो अब आप बॉलिंग करते हो इम्पैक्ट प्लेयर में एक और बॉलर ला सकते हो। समझ रहे हो? आई होप इट इज क्लियर। तो कहाँ, मान लो अगर हम लोग वेंकटेश अय्यर को सेकंड इनिंग्स में सब ऑफ करके वरुण चक्रवर्ती को ला रहे हैं, नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि वेंकटेश अय्यर को स्टार्टिंग से ही बैटिंग के वक्त भी प्लेइंग एंड में मत रखो, एंड स्टार्ट विद वरुण चक्रवर्ती इन द लाइनअप। एक्स्ट्रा बॉलर आपने रखा, पूरा बॉलिंग के लिए मूव है मतलब।
एंड अगर मान लो वेंकटेश अय्यर तक की बैटिंग आई ही ना, जरूरत ही ना पड़ी, तो अब हम सुयश शर्मा को भी टीम के अंदर ले आएंगे, तो 3-4 एक्स्ट्रा बॉलर हमारे पास हो गए। अगर जरूरत पड़ गई वेंकटेश अय्यर की, तो जो एक बैट्समैन ऑलरेडी आउट हो चुका है उसको सब ऑफ करके वेंकटेश अय्यर को ले आओ। ओके, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई मीन हम लोग ये डिट्टो सेम चीज के लिए हमने लास्ट ईयर केकेआर को क्रिटिसाइज करा। नहीं, ये नहीं कहता। दिस इज द स्ट्रैटेजी जो कि राजस्थान रॉयल्स भी इंप्लीमेंट कर रही है। ये बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है। दिस इज द बेस्ट वे टू यूज द इम्पैक्ट प्लेयर रूल। तो ये तो अगर जो टीम कर पा रही पुल ऑफ, ये तो हैट्स ऑफ टू देम। आई थिंक केकेआर ट्राई कर सकती है। ओके, ये गैम्बल होता है। गैम्बल भी क्या है बेसिकली, आप क्या कह रहे हो कि अगर वेंकटेश अय्यर की जरूरत पड़ भी गई तो आप एक बैट्समैन जो कि ऑलरेडी आउट हो चुका है उसको सब ऑफ कर दोगे। तो फिर बॉलर कम हो जाएगा जब हम लोग जाएंगे। नहीं होगा ना कम। अच्छा, कि हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा बॉलर लेके चल रहे हैं। अच्छा। बॉलिंग के टाइम पे जिस बंदे को हम इम्पैक्ट सबकी तरह अंदर लाते हैं वो टीम के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट कर रहा है। राइट। फिर चेस करते हो तो हम एक और बॉलर ऐड कर सकते हैं अगर वेंकटेश अय्यर की बैटिंग ही ना है तो। अच्छा, समझ रहे हो? हाँ। तो बॉलिंग ऑप्शंस कम नहीं होंगे, रहेंगे तो उतनी ऐड होने का चांस है, बढ़ने का चांस है। हाँ। दूसरी बात, अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है तो एक सिंपल सब एक और क्या हो सकता है, वेंकटेश अय्यर की जगह अनुकूल रॉय को खिला सकते हैं। बिकॉज वेंकटेश अय्यर आजकल ऊपर बैटिंग कर नहीं रहा है, नीचे बैटिंग तो अनुकूल रॉय भी कर लेगा, प्लस लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन डालता है। लास्ट टाइम आरसीबी के अगेंस्ट वो खेला था, 2 ही ओवर डालते सिर्फ 6 रन दिए थे। प्लस आजकल ट्रेंड बना हुआ है हर कोई पावर प्ले में कोहली के अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके आता है, तो शायद अनुकूल रॉय को खिलाए इस मैच में। कोई बड़ी बात, आई थिंक दिस इज द लाइकलीस्ट चेंज इन द लाइनअप। स्टार्क का निकलना इतना लाइकली नहीं है, आई थिंक अपना वेंकी का निकलना इतना लाइकली नहीं है, बट अनुकूल रॉय कुड बी अ गाय दैट कैन बी प्लेइंग इन दिस गेम। ये सबसे लाइकली चेंज है मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ विराट कोहली। तो इफ देयर इज वन चेंज दैट गौतम गंभीर कुड मेक, इट इज अनुकूल रॉय। बट ये जो पहला वाला जो थॉट था मेरा कि वेंकटेश अय्यर को बेंच करके ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लो टीम में, आई थिंक वो एक बहुत ही बढ़िया थॉट है जो कि अगर इंप्लीमेंट कर पाए आप तो वो राजस्थान रॉयल्स वाले लेवल का। प्लस केकेआर का जैसा लाइनअप है, जो भी टीम को अपोजिशन है वो अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैट्समैन शॉर्ट है, राजस्थान के पास बैट्समैन इतने ज्यादा नहीं है, तब भी वही चीज कर लेते हैं। तो केकेआर तो कर ही सकती है। तो ये सोचने वाली बात है, सब सोच के अपने कमेंट से शेयर करना। थोड़ा मुश्किल लग रहा हो समझने में तो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो सेक्शन। मूविंग ऑन, की बैटल्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। मैं 4 की बैटल्स बताऊंगा बड़ी जल्दी। पहला ऑफ कोर्स वंस अगेन इट विल बी कोहली वर्सेस नारायण। वुड यू एग्री विद दैट? हाँ, डेफिनेटली। प्रॉब्लम होती है कोहली को उसके अगेंस्ट, प्लस कोहली के लिए रन मारना बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आरसीबी स्टैंड करती है मैच जीतना। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, कोहली वर्सेस नारायण या फिर अनुकूल, डिपेंडिंग ऑन खेल रहा है कि नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि नारायण का अभी तक ईडन गार्डन्स पर रिकॉर्ड स्टुपेंडस रहा है। वो लास्ट ओवर में उसने वो बाउंड्रीज खाई है पॉवेल से, वरना अभी तक वो पिटा ही नहीं, एक बाउंड्री नहीं कंसीड करी उसने ईडन गार्डन्स में इस साल। तो नारायण वर्सेस कोहली वुड बी ग्रेट। अनुकूल रॉय अगर खेलता तो नेचुरली एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आई वुड लव टू सी हिम बॉलिंग इन द पावर प्ले अगेंस्ट विराट कोहली, देखने में बड़ा मजा आएगा। अगर विराट कोहली जल्दी आउट होता है तो भाई आधे रन हम लोग खा सकते हैं। हाँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक दिस विल बी अ बैटल दैट मैटर्स अ लॉट इन द गेम। सेकंड इज गोइंग टू बी दिनेश कार्तिक वर्सेस हर्षित राणा या फिर स्टार्क, जो भी बॉलिंग करने वाला डेथ में, डिपेंडिंग ऑन के स्टार्क खेलता है कि नहीं। बिकॉज इन दोनों ने बहुत ही घटिया डेथ बॉलिंग करी है राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, एंड दिनेश कार्तिक अभी अनरियल फॉर्म में। दिनेश कार्तिक का गोल्डन चांस है कि अगर आरसीबी 150 का टारगेट अचीव करने वाली थी उसको बढ़ा के 180 तक लेके चले। राइट, सिंगल हैंडेडली। मैं एक बात बड़ी ऑनेस्टली कहूंगा, विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप है। जो बैट्समैन सबसे अच्छे निक में लग रहा है ना, निक या फिर फॉर्म कह लो, वो विराट कोहली नहीं है। हाँ, राइट, दिनेश कार्तिक है। मतलब आई थिंक वही पॉइंट है ना कि विराट कोहली को अगर आप देखोगे उसकी बैटिंग भी, जो भी अच्छे नॉक्स में आया, आपको एक्चुअली में देख के लगेगा नहीं कि बैट्समैन भाई बहुत बड़ी आई प्लीजिंग बैटिंग हुई है। एक्चुअली विराट कोहली का सीन पता क्या, वो इस लेवल पे पहुंच चुका है ना। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो कि इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जब वो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं होते ना तभी वो रन बनाना चाहते हैं। हाँ, राइट, वो एक अलग लेवल होता है। वो सचिन के लिए था, कई रोहित शर्मा के लिए कुछ इफेक्ट तक है वो, ऑल्दो आई थिंक रोहित शर्मा के साथ उतना नहीं है वो चीज़। जो लेजेंडरी बैट्समैन होता है ना, उनको पता होता है कि इवन ऑन द बैड डेज दे जस्ट नो द वे दे हैव टू स्कोर रन्स। वो एक टेम्पलेट बैठ जाता है दिमाग में। तो विराट कोहली के साथ वो चीज़ हो चुकी है, उस लेवल पे आ चुका है। ही डज नॉट नीड टू बी इन ग्रेट फॉर्म टू स्कोर 50। दिनेश कार्तिक का जो फॉर्म है ना, लेकिन वो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोहली का भी वो फॉर्म नहीं है। वो जिस तरीके से बॉल को कनेक्ट कर रहा है, जो मिडिल कर रहा है, जो टाइमिंग है, जो कॉन्फिडेंस है, वो किसी भी बैट्समैन में नहीं है इस वक्त। द वे ही कैन डोमिनेट केकेआर's बॉलर्स इन द डेथ ओवर्स, स्पेशली अगर केकेआर पहले बैटिंग कर रही है एंड डिफेंड कर रही है टारगेट, दिनेश कार्तिक वुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। नेक्स्ट बैटल वुड बी सुनील नारायण द बैट्समैन वर्सेस रीस टॉपली द बॉलर इन पावर प्ले। मैं यहाँ पे वंस अगेन इसीलिए कह रहा हूँ, शायद ये लोग फर्गसन को खिलाने के लिए टेम्प्ट हो, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा जो कि बहुत पटकता है, बाउंसर डालना जानता है नारायण के अगेंस्ट। प्रॉब्लम होगी। अच्छा, हाँ, राइट। बट मुझे लगता है कि गलती है वो। अभी नारायण जिस फॉर्म में है ना, वो नॉर्मल फॉर्म नहीं है। ही इज नॉट प्लेइंग लाइक अ पिंच हिटर, वो प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेल रहा है। आई थिंक फर्गसन आएगा वो उल्टा ही पड़ेगा। इससे बेटर तो सिराज को बॉलिंग दे दो।
तो आई थिंक सिराज का ये बहुत अच्छा वैसे रिकॉर्ड है नहीं, इससे मैंने रीस टॉपली का नाम लिया। बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, बॉल को ऊपर फ्लोट करा सकता है, स्विंग करा सकता है। आई थिंक ही हैज़ अ चांस टू गेट नारायण आउट, बट मुझे ऐसी कोई गट फीलिंग है कि नारायण के पास बहुत अच्छा चांस है डोमिनेट करने का। राइट, वन से मतलब and मैं डोमिनेट करने का देता नहीं कि 100 मारनी है, 50 मारनी है। हाँ, अपना काम कर दे भाई। 12-13 बॉलों पे 30 रन भी मार के चला गया ना, तो वो काम उसने कर दिया, राइट, स्टार्ट दे दिया। लास्ट बैटल वुड बी, एनी गेसेस? नहीं, रसल वर्सेस किसका है? सिराज। अरे यार मुझे लगता है दिस कुड बी द डे जब हमें ये बैटल देखने को मिले। लास्ट टाइम देखने को नहीं मिला था, क्योंकि हमने देखा है केकेआर के पास ये बड़ा अच्छा दिमाग लगाती है केकेआर की, रसल का रोल डिफाइन करा हुआ, उसकी पोजीशन डिफाइन नहीं करी हुई है। कभी ऊपर आता कभी नीचे आता है, राइट, डिपेंडिंग होंगे कितने ओवर बचे होंगे। जब फिनिशर का रोल जरूरत, अगर मान लो कि 15 ओवर तक सिर्फ एक ही विकेट गिरा है, तो जब विकेट गिरेगा तो 2 डाउन पे आएगा रसल। अगर 10 ओवर में 5 विकेट गिर चुके हैं तो फिर भी रसल बैटिंग करने नहीं आएगा, वो नंबर 8 पे आएगा फिर। तो उसका रोल डिफाइंड है, पोजीशन डिफाइंड नहीं है। आई थिंक दिस कुड बी दैट गेम जहाँ पे केकेआर कितने विकेट गिरते नहीं है, इसकी वजह से रसल ऊपर बैटिंग करने के लिए आएगा एंड सिराज को डेथ ओवर्स में फेस करेगा। क्या होता है देखने में बड़ा मजा आएगा। दैट कुड, जैसे मैंने दिनेश कार्तिक के लिए कहा ना डेथ ओवर्स में, वैसे हमारे लिए रसल है वो बंदा। आई एम पिकिंग हिम ओवर इवन रिंकू इन दिस गेम। देखते हैं क्या होता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस। क्या लगा है? आई थिंक मैं यही कहूंगा कि गंभीर का जो इंटरव्यू मैंने देखा था लास्ट टाइम व्हेन दीज टू टीम्स क्लैश्ड अगेंस्ट ईच अदर, कि भाई वो बंदे को दिमाग में है कि ये टीम से तो हारना ही नहीं है, वो तोड़ के रखना है। तो आई थिंक वो चीज़ कंटिन्यू होगी, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि केकेआर कितने अच्छे फॉर्म में एंड आरसीबी कितने गंदे फॉर्म में, वो इट इज़ जस्ट गोइंग टू ऐड ऑन इट। तो मैं यही कहूंगा कि आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वन साइडेड विन फॉर केकेआर। आई डोंट थिंक वन साइडेड विन, ये लास्ट में भी वन साइडेड ही थी, एंड आई थिंक इस बार भी आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है केकेआर को, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कितनी अच्छी टीम है एंड कितने अच्छे फॉर्म में है एंड कितना अच्छा मेंटोर है इस बार। हाउ डज आरसीबी विन दिस गेम? क्या सिचुएशन में जीत सकते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉस जीतना बहुत क्रूशल होगा, एंड अगर चेस करने में आते हैं तो अगेन एज यू सेड कि सबसे ज़्यादा अच्छा चांस तभी है जब ये लोग चेस कर सकते हैं। बट चेस करने के टाइम पे भी देन कोहली एंड अपना डुप्लेसी दोनों को अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा। बीच में आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बीच में मिडिल ऑर्डर में जो प्लेयर्स है उनसे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऐसा ना हो कि एकदम ही सब लोग 0 पे टिल्ले पे आउट हो गए सब लोग। तो आई थिंक कैमरॉन ग्रीन यहाँ पे अच्छा कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन करे। दिनेश कार्तिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट डाउन दी ऑर्डर। तो आई थिंक इन सब प्लेयर्स का मे बी अनदर 50 फ्रॉम रजत पाटीदार, हु नोस। अगर इनसे थोड़े थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशन मिलते हैं एंड सपोर्ट मिलता है, प्लस आई थिंक मतलब ऐसे डिपेंड्स, बट आई थिंक कोहली का थोड़ा टिकना जरूरी होगा थोड़े टाइम तक, एंड थोड़ा रन्स भी उसी हिसाब से बनाने पड़ेंगे उसे। मुझे लगता है कि द ओनली वे आरसीबी हैज इवन द स्लाइटेस्ट द चांस इज इफ दे विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट, चेस करना। अगर पहले बैटिंग आ गई, आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस कि आरसीबी मैच जीतने वाली है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, अनलेस एंड अनटिल 250 रन बना दें, बट वो भी बहुत अनलाइकली है। केकेआर के लिए मैं ये कहूँगा, ऑल्दो कई लोग केकेआर के फैंस भी कहेंगे कि यार हम भी तो पिछला मैच हार के आ रहे हैं। आरसीबी भाई पिछले 5 मैचेस हारी है और हारी नहीं, ह्यूमिलिएट हुई है। हमारे क्लोज लॉस थी पिछली वाली। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर केकेआर टू नॉट विन दिस गेम। जो टीम हर टीम से पिटते आ रही है, वो केकेआर को हरा देना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं डूब के मर जाऊंगा अगर केकेआर हार गई तो। मैं एज अ केकेआर फैन मैं नहीं झेल सकता कि आरसीबी मुझे घर पे आके हरा रही है जब इतने गंदे फॉर्म में। तो बहुत इससे बड़ी बेइज्जती मेरे लिए कोई नहीं है। तो विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू आरसीबी, केकेआर हैज नो एक्सक्यूज टू नॉट बीट आरसीबी एंड वर्चुअली कंफर्म देयर एलिमिनेशन फ्रॉम दिस ईयर्स आईपीएल, मेक देम द फर्स्ट टीम that are officially out as well. तो नहीं, हेटेड नहीं, मतलब भाई भाई अगर डू और डाई सिचुएशन है तो मैं तो अपने आप को ही बचाऊंगा ना। तो अभी इट इज बैड कि विराट कोहली मेरी टीम के हाथों वर्चुअली आउट हो रहा है, बट अगर मैं आउट होने वाला हूँ तो मैं तो पहले अपने आप को ही बचाऊंगा ना। गोली को सर पे तान के रखो तो क्या करोगे, राइट? तो ऑफ कोर्स आई थिंक केकेआर शुड बी विनिंग दिस. इफ दे डोंट, आई विल बी genuinely surprised. On that note, let's move on to football. Right. तुम्हारी टीम की बारी है भाई, you have the stage. I think सबसे पहले हम लोग मड्रिड और सिटी की ही बात करने वाले हैं, एंड वेरी ऑनेस्टली आई वांट टू वेरी क्विकली गो थ्रू विद ऑल द टैक्टिकल चीजें, एंड जो मड्रिड ने अच्छी करी है, जो सिटी ने टैक्टिकल था ही क्या भाई? मतलब मैं वही कहूंगा क्योंकि इट इज वेरी इजी फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट थ्रू इट क्विकली, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं. सेकेंडली जो बाकी जो नरेटिव्स हैं, इट इज मच मोर एंटरटेनिंग दैन दीज टैक्टिकल साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट गो थ्रू द लाइनअप्स क्विकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस थे नहीं. मड्रिड में सिर्फ एक चेंज था लास्ट मैच में से इनके, विच वॉज नाचो आ गया था, क्योंकि चुआमेनी जो है उसको येलो कार्ड मिल गया था, ही वॉज आउट ऑफ दिस गेम. सो हमें एक सेंटर बैक खेलना था नाचो, एंड अगेन उसकी वही 2 परफॉर्मेंस होती है, या तो एकदम क्लासिक प्रॉपर सर्जियो रामोस परफॉर्मेंस होगी, या फिर वरान वाली परफॉर्मेंस होगी. जो भाई सर्जियो रामोस वाली, इट वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. एंड सिटी की तरफ से 2 चेंजेस थे. एक तो उन लोगों ने स्टोन्स फॉर सम रीजन निकाल दिया. इट वॉज वेरी
आई थिंक आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी कि स्टोन्स नहीं था एंड अकांजी को उन लोगों ने अपना डबल पिवट में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि इस सीजन में भी जितनी बार भी अकांजी खेला ही हैज नॉट बीन दैट गुड डबल पिवट में स्पेशली, एंड उसकी जगह वॉकर लाए थे। वॉकर लाना तो इट वाज अ नो ब्रेनर, लाना जरूरी था। डे ब्रुयना भी था। हाँ, एंड एक और दूसरा चेंज यही था कि कोवाचिच की जगह डे ब्रुयना आ गया था। अगेन कुछ खास ऐसा बड़ा चेंज नहीं है, होना ही होना था ये चीज़। बट अगर हम लोग मैच की स्टार्टिंग की बात करें, आई थिंक मैच वैसे ही स्टार्ट होता है जैसे होना चाहिए था। सिटी कीपिंग द बॉल, मड्रिड वेरी काम, एंड एटिहाड में मैच था। अभी तक मड्रिड एक बार भी एटिहाड में जीती नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना एटिहाड में इस बार ये लोग जीत गए फाइनली, एक्चुअली में ऑन पेपर ये लोग जीते नहीं है। इट इज अ 1-1 ड्रॉ। पेनल्टीज पे जो होता है वो गेम डिसाइड करने के लिए बताया जाता है। इट इज नॉट अ विक्ट्री एट एटिहाड। तो वो अभी तक फॉर्म चल रहा है हमारा, जीते नहीं हम लोग एटिहाड में अभी तक। बट मेरा पॉइंट यही है कि सिटी बॉल रख रही थी, मड्रिड वाज वेरी काम, बट एट द सेम टाइम मड्रिड प्रेस भी काफी अच्छा कर रही थी। जब तक पहला गोल आया तब तक आई थिंक इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट 20-25 मिनट्स काफी इवन मैच लग रहा था देखने में। बट वही पॉइंट है कि मड्रिड को सिर्फ एक चांस चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई रिमेंबर पहले के 15-20 मिनट में, मतलब अंटिल दैट फर्स्ट गोल, मड्रिड हैड द बेटर चांसेस एंड एक्चुअली में आगे गेम इतना ज़्यादा बोरिंग हो गया कि 12th मिनट पे जो कि मड्रिड का लास्ट शॉट ऑन टारगेट था वो 12th मिनट पाया। उसके बाद शॉट ऑन टारगेट आया ही नहीं। 120 मिनट तक चला मैच, शॉट ऑन टारगेट ही नहीं आया। तो पॉइंट वही है कि ऐसे ही खेली है मड्रिड, एकदम लो ब्लॉक बना के, एकदम पार्क द बस, प्रॉपर हराम बॉल। एंड ये चीज़ मैंने बोली थी अपने दोस्तों से कि दिस इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट हराम बॉल विक्ट्री इन दिस सेंचुरी। मैंने इससे ज़्यादा गंदी विक्ट्री नहीं देखी, एंड इट मेक्स मी ऑल द मोर हैप्पी। क्योंकि जब देखने को मिलता है ना कि बाकी फैंस बहुत गुस्सा हो रहे हैं, बारसा मैच ट्विटर पे सब लगे पड़े, सिटी फैंस बहुत गुस्सा है इस टाइम पे कि शेमलेस भाई मड्रिड यहाँ पे आके इतना बड़ा क्लब होने के बाद ये लोग ऐसे पाक दबस कर रहे हैं, कितना शेमलेस टैक्टिक एंसेलोटी की तरफ से। आई वाज सो हैप्पी कि हम लोग तब भी निकाल गए। थोड़ा हिपोक्रिटिकल लगता है मुझे जो लोग कहते हैं ना कि शेमलेस टैक्टिक है। हाँ, वो थोड़ा सॉल्टी चीज है ना, हार गए या फिर आप नहीं काउंटर कर पाए उस चीज को। बट आई थिंक फॉर श्योर एंसेलोटी का यही प्लान रहेगा कि भाई पहला गोल मार दो, उसके बाद भाई घोड़े बेच के पीछे बैठ। एंसेलोटी आफ्टर द मैच सेड दिस इज द ओनली वे वी कुड हैव बीटन मैनचेस्टर सिटी। बोला उसने? हाँ, ये चीज बोली है उसने। एंड लोग इस चीज पे कॉल आउट करे कि आप मड्रिड का मैनेजर होके नहीं कर सकते। और भाई क्या तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो टीम को? मैं इस चीज को अभी मैच टैक्टिकल साइड डिस्कस करने के बाद इस चीज को प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा। बट गोइंग थ्रू विद द मैच, रॉड्रिगो गोल वेरी अर्ली इन द गेम आ जाता है, एंड दैट इज अगेन विद काउंटर अटैकिंग गोल, जहां पे विनीशियस एक इन बिहाइंड रन निकालता है। वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि रूबेन डियास कितना ब्लैंक था उस टाइम पे, कैसे उसने उस चीज को मार्क नहीं करा। बट वेरी वेरी इजीली एक रॉड्रिगो गोल आ जाता है, टैप एंड सॉर्ट ऑफ ही होता है। वॉकर ने भी गुलाटी मार दी थी हवा में। हाँ, वॉकर ने गुलाटी मार दी थी। बट हम लोग 1-0 अप होते हैं, एंड इसके बाद स्टार्ट होती है प्रॉपर हराम बॉल, क्योंकि अब तक जो है मड्रिड थोड़ा सॉर्ट ऑफ कंटेंशन में थी। बट इसके बाद हम लोग प्रॉपर सेटबैक करते हैं। 3 चीजें मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट हाफ में से जो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग थी। फर्स्ट वाज, आपने फर्स्ट लेग में देखा होगा कैसे विनीशियस एंड जितने बेलिंगम ये सब लोग जो फॉरवर्ड खेल रहे थे आगे, रॉड्रिगो, ये सब लोग पीछे आ रहे थे। इस मैच में विनीशियस को ड्यूटी दी गई थी इन द फर्स्ट हाफ कि आप आगे ही रहोगे, जिसके चलते इनके जो मिडफील्ड है और इनके जो डिफेंस है इसके बीच में गैप था। क्योंकि यूजुअली अगर डिफेंस भी आगे आ जाता है ना आपके हाफ में, तो फिर आपको पता है ये लोग प्रॉपर डोमिनेट करने वाले। बट अगर विनीशियस आपके एकदम पास खड़ा है, आपको पता है कभी भी इन बिहाइंड रन निकालेंगे, तो आपको हमेशा अलर्ट रह के थोड़ा पीछे रहना पड़ता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी रियल मैड्रिड के लिए, इसलिए जितनी भी बार काउंटर अटैक्स बने सब विनीशियस के थ्रू बने। एंड एक चीज एंसेलोटी ने फिर से वही कही थी जो फर्स्ट लेग में करी कि रॉड्रिगो को लेफ्ट विंग पे ही खिला दिया, 4-4-2 सॉर्ट ऑफ खिलाई थी इन लोगों ने इस बार। बट आई थिंक ये काफी अच्छी चीज थी। एंड व्हाट आई सेड कि हराम बॉल था विच कंटिन्यूड थ्रू आउट द नेक्स्ट 120 मिनट्स जितने भी थे। एक बहुत अच्छी चीज ये थी, थियोरी ऑनरी सेड कि सिटी हैड पोजेशन, सिटी हैड दिस एंड दैट शॉट्स एवरीथिंग। सिटी ने 33 कॉर्नर्स दिए थे, मड्रिड ने 1 कॉर्नर लिया था। 18 कॉर्नर्स दिए थे और मड्रिड ने 1 कॉर्नर लिया था। 33 शॉट्स लिए थे और मड्रिड ने 9 शॉट लिए थे। पॉइंट यही है कि आप इतना सब कर लो, बट जिस टीम ने इतनी तगड़ी तरीके से डिफेंड करा ना, आप उसको क्या क्रिटिसाइज करोगे भाई? प्लस आई थिंक वही है ना कि इट्स अ नैरेटिव कि अटैकिंग फुटबॉल इज गुड फुटबॉल एंड डिफेंसिव फुटबॉल इज नॉट। बट who is anyone to judge कि अटैकिंग बेटर है डिफेंसिव या डिफेंसिव बेटर है? हाँ. उस रॉयल से तो पूरा टैलेंट फुटबॉल खराब था एक टाइम पे। हाँ, ट्रू। तो जैसे ये क्रिकेट में है ना कि हाई स्कोरिंग गेम से मजा आता है, लो स्कोरिंग में नहीं मजा आता। तो तुम कौन होते हो जज करने वाले कि पिच जो है वो हाई स्कोरिंग होनी चाहिए तो अच्छी पिच है, लो स्कोरिंग है तो बैड पिच है? तो आई थिंक ये एक ह्यूमन सोसाइटल लेवल पे कि ह्यूमन नोशंस बने हुए इन चीज़ों को लेकर। तो ये कहना कि हराम बॉलर ये वो है, सब बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है इन माय ओपिनियन, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि
सिटी के लिए पर्टिकुलरली आई वाज आल्सो थिंकिंग कि क्या कर सकते थे और बेटर, बिकॉज हम लोग लाइव स्ट्रीम ही कर रहे थे उस मैच पे. इनिशियली कहना बड़ा आसान है कि यार दे लिटरली डिड एवरीथिंग दैट दे कुड. आई डिसएग्री. ओके. जब भी कोई टीम ऐसे घोड़े बेच के एकदम पीछे लो ब्लॉक में बैठी हो, तुम्हें क्या लगता है सबसे आसान या सबसे रिलायबल तरीका क्या है उनको ब्रेक डाउन करने का? जब टीम पीछे बैठी हो, एकदम ऐसे बैठी हो पीछे. आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज कि आप उनको आगे इनवाइट करो एंड देन जो स्पेस क्रिएट हो रही है उसको आप वो तो ट्राई करा सिटी ने कुछ टाइम पे, तब भी नहीं कर पाए. और क्या कर सकते थे? मे बी टेक शॉट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स. मेरे ऊपर नहीं, वो तो शॉर्ट से आपको खोलना है डिफेंस, तो आप क्या करोगे? सबसे जो रिलायबल और जो सबसे इजी तरीका सिटी के लेवल की टीम के लिए था, रोटेट द बॉल फास्टर. ओके. अगर आप बॉल को फास्ट रोटेट नहीं करोगे तो वो बहुत आराम से बिना कमिट खड़े रहेंगे, जो कि तुमने भी कहा था कि लोग कमिट ही नहीं कर रहे थे बॉक्स के अंदर फाउल. वो तक कॉन्फिडेंट थे कि हमें पेनल्टी नहीं कंसीडर करनी. तुम बॉल को अगर जल्दी से चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली सर्कुलेट नहीं करोगे तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन टाइम ऐड करता रहेगा डिफेंडर्स के लिए, एंड दे विल बी वेरी कंफर्टेबल इन द कंफर्ट जोन. सबसे इजी तरीका सिटी की लेवल की टीम के लिए यही था. बॉल को जल्दी पास करो, वन टच गेम खेलो, अपना जो टिपिकल जिसके लिए सिटी जानी चाहती है. दे डिड नॉट सर्कुलेट द बॉल क्विक इनफ इन माय ओपिनियन. दे वर टू स्लो, दे वर टू लेथार्जिक. कितनी बार हमने देखा पूरे गेम में फॉर सो लॉन्ग ऑफ फेजेस की सिटी बॉल बस सर्कुलेट करे जा रही है आराम से. 5 मिनट हो गए, बॉक्स के चारों तरफ सर्कुलेट कर रही है, बस बॉक्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रही. क्यों नहीं कर पा रही भाई? करो ना तेजी से काम थोड़ा सा. मुझे लगता है वहाँ पे मात खा गए यार. आई थिंक ये जो चीज़ थी कि तेज आप करो, आई थिंक मे बी फर्स्ट हाफ में लोगों ने ये चीज़ अच्छे से नहीं करी, बट सेकंड हाफ में व्हेन दे केम आउट ऑल आउट अटैक, जहाँ पे मड्रिड एकदम ही मतलब दे गॉट शेल शॉट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग उनके हाफ में भी पहुँच नहीं पा रहे थे. आई थिंक उस टाइम पे उन लोगों ने ये चीज़ ट्राई करी थी, जिस इंटेंसिटी से सिटी ने खेला है सेकंड हाफ में एंड उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में, वो आई थिंक इट इज बॉर्डर लाइन क्रेजी. क्योंकि जो तुम इंटेंसिटी की बात करो वो तब है जब भी उन्होंने बॉल लूज करी तुरंत विन बैक करी किसी ने प्रेस करके. आई थिंक इन जनरल भी यार, मतलब जितनी स्पीड से लोग बॉल कर रहे थे तभी तो हम लोग देखते हैं कि मेरे हिसाब से सिटी की जो मेन प्रॉब्लम थी, दे डिड नॉट टेक देयर चांसेस. इनके वो तो है ही, क्लियर कट चांसेस थे इनके पास. एंड इवन दो यू आर सेइंग दैट उसके बाद भी इनके 33 शॉट्स थे बाय द वे. ट्रू. तो मेरे ख्याल से द मोर लॉजिकल और द प्लॉजिबल सोल्यूशन वाज टू सर्कुलेट द बॉल फास्टर. ओके. तुम 33 शॉट्स लेने के बाद भी एक दूसरा गोल नहीं मार पा रहे हो, तो आई थिंक तुम्हारे फिर आज फिनिशिंग या तुम्हारा लक नहीं है तो कुछ नहीं है कि तुम, क्योंकि 33 शॉट्स में तुम 2 गोल मारना है, 2 गोल मारने के लिए 33 शॉट्स इज गुड इनफ. इतना भी कोई खराब किसी की एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए. राइट. व्हाट अदर थिंग दैट यू कुड हैव डन, वो मेरे हिसाब से यही थी. दे डिड नॉट सर्कुलेट द बॉल फास्ट इनफ. दे वर अलाउइंग टू मच टाइम फॉर मैड्रिड टू बी मोर कंपैक्ट, बी मोर नैरो इनसाइड द बॉक्स एंड वेट करो आराम से. प्लस मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो ये कर भी सकती है, और कोई टीम सिटी के अगेंस्ट इतना डिफेंसिव होकर कब तक सर्वाइव रिजल्ट नहीं निकाल सकती. हाँ राइट. पर तो मैड्रिड के अगेंस्ट करना पड़ेगा भाई. नहीं करा उन्होंने. एंड आई थिंक ये सेम चीज सेकंड हाफ में भी कैरी आउट होती है. मैड्रिड ट्राई ही नहीं कर रही थी भाई बिल्कुल कि गोल, आप ट्राई भी कर दे कि हम लोग गोल आ जाए, बट अल्टीमेटली वही बात है ना कि आप ये चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो, क्या आप वो थ्रू आउट गोललेस निकाल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली डे ब्रुयने को गोल आता है. एंड इट वाज अ मतलब आप मिस्टेक कह सकते हो, बट अगेन इट वाज अ डिफिकल्ट रुडिगर से क्लियर हो नहीं भाई बॉल. लेट कैसे बॉल रोकती भाई पैर से. हाँ, और वो डिट्टो एकदम ही डे ब्रुयने के पैरों में आया और उसने फ्री में गोल मार दिया. बट पॉइंट है ये, मैं सेकंड हाफ में भी बस आपको ये चीज़ बताऊंगा व्हाई आई से कि सिटी डिड नॉट टेक देयर चांसेस. फर्स्ट हाफ में जब रियल मैड्रिड ने गोल मारा, जस्ट अ फ्यू मिनट्स आफ्टर दैट हालैंड का एक हेडर लगा था पोस्ट पे, क्रॉसबार पे, वो गोल हो सकता था. उसके बाद बॉर्ड मतलब वो रिबाउंड पे आई सिल्वा के पास, जो ही गोल के सामने खड़ा था भाई. मैं जितनी दूर हम लोग उतने पास होगा शायद. एक्सपेक्ट नहीं करा उसने. हाँ, उसे एक्सपेक्ट नहीं करा, वो बॉल साइड में चली गई, वो था. एंड सेकंड हाफ में एक डे ब्रुयने के पास चांस आया था जो कि फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बॉक्स था. कटबैक हुआ था. हाँ, बहुत इजीली गोल होना चाहिए था वो, बट उसने वो स्काई कर दिया. अगर आप ये अपने चांसेस ले लेते देन यू वुड हैव कम आउट एज द विनर. बट इसके चलते गेम एक्स्ट्रा टाइम पे जाता है, एंड एक्स्ट्रा टाइम में हमें डिट्टो सेम चीज दिखती है जो अभी तक देखने को मिल रही थी. मैड्रिड नॉट इवन ट्राइंग टू स्कोर अ गोल. द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज हालैंड और अपने डे ब्रुयने दोनों सब ऑफ हो चुके थे. पता क्यों है? क्यों? गोल्डन ने बोला है. क्यों? कहता है कि उन दोनों ने खुद का सब ऑफ होने के लिए. मुझे विश्वास नहीं हो रहा. सेम मुझे भी समझ में नहीं आ रहा. कहते कि हालैंड तो आई डोंट गेट हालैंड कैसे करेगा. कहता है कि उन दोनों ने कहा था कि हम लोग एग्जॉस्ट हो गए, अभी हम खेल नहीं पाएंगे. ये कौन बोलता है? ये बहुत वियर्ड लग रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे खुद सोचे थे कि हालैंड और उनको सब ऑफ, स्पेशली डे ब्रुयने को सब ऑफ क्यों करा है. राइट. तो दोनों पेनल्टी टेकर्स भी हैं, तो गॉर्डोना और कमी दिख गई पेनल्टी टेकर्स की ना. तो गॉर्डोना ने पर ये बोला है कि ये दोनों ने मुझे खुद क्या सब ऑफ होने के लिए. अगर ये सच है तो भाई शेम ऑन हालैंड एंड डे ब्रुयने, शेम ऑन यू गाइस. राइट.
इससे बड़ा मैच नहीं था इस सीजन का। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घुटने में इंजरी है क्या है वो है कोई प्लेयर जान दे देगा ऐसे खेलने के लिए। इफ यू डोंट हैव दैट हंगर देन मे बी यू डोंट डिजर्व टू स्टार्ट भाई। दिस वाज वेरी बैड टू सी। फेयर एनफ, टीम को ऐसे जेपडी में छोड़ के चले गए भाई। हाँ, जो कि 2 इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, सपोज टू बी द मेन प्लेयर्स, बट वही ये पेनल्टीज पे जाता है, अलवारेज शूट मारता है, गोल होता है, बट मॉडरिच पहली पेनल्टी लेता है और वो मिस कर देता है। सपोजिटली हिज लास्ट शॉट इन द यूसीएल होना था वो लास्ट किक इन द यूसीएल। एंड उसके बाद तो मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई, मुझे लगा था हम हारेंगे, बट आई थिंक अगेन जो एक मेजर शाउट आउट जाएगा फॉर द मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, आई नो वाल्वर्दे को मिला एंड वेल डिजर्व्ड है भाई। लूनेन जो खेला है, मतलब उसने शायद 8-9 सेव्स करे इस मैच में, बट द काइंड ऑफ सेव्स दैट ही हैज डन इन दिस मैच एंड स्पेशली इन द पेनल्टी, जो उसने 2 पेनल्टी रोकी है, एक तो बर्नार्डो सिल्वा की, विच बाय द वे लूनेन ने बाद में ये चीज बोली आके कि हमने पहले डिसाइड करा था हम किसी एक प्लेयर पे चांस लेंगे एंड हमने चूज करा बर्नार्डो सिल्वा होगा वो। तो भाई क्या रिसर्च गई थी इससे पहले, क्या रिसर्च गई थी एंड इट इज वेरी इजी फॉर द कीपर टू से नो बिकॉज अगर वो मारता कोने पे तो ही वुड हैव लुक लाइक अ जोकर। राइट अल्टीमेटली जोकर लगा बर्नार्डो सिल्वा, बट कीपर की बड़ी बेइज्जती होती है भाई कि डाइव क्यों नहीं मारा। एंड जो कंपोजर है वो कि आपको उसने पेनिंका मारी बट आप एकदम एंड मोमेंट तक, एकदम एंड मिली सेकंड तक आप वेट कर रहे हो कि वो आ गए, फिर आपने हाथों में पकड़ भी ली बड़ी कैजुअली, उसके बाद कोवाचिच ने मिस करी और हमारे सारे प्लेयर्स ने पेनल्टी मार दी। तो रूडिगर आके मार रहा है भाई, रूडिगर ने आके मार दिया, एडरसन आ गया था लेने भाई, रॉड्री नहीं आया लेने, एडरसन आ गया लेने, विच इज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग थिंग, बट ठीक है उसने अच्छी पेनल्टी ली भी थी। बट इसके चलते हम जाते तो हैं जस्ट अ फाइनल डिस्कशन ऑन दिस होल कि बड़ा अगली स्टाइल ऑफ प्ले था। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैड्रिड क्यों पिछले 14 सीजन में से 12 बार मैड्रिड सेमीफाइनल्स पहुंची है भाई साहब। व्हाई आई थिंक is that the case is because Madrid does not play the opponent, they play the situation. They don't care कि वो कितने बड़े क्लब हैं और उन्हें क्या रेप्यूटेशन है उनकी खेलने की। ईगो नहीं है उस चीज की, ईगो नहीं है। बहुत ही काउंटर वो थॉट होगा तुम्हारे दिमाग में आने के लिए कि मैड्रिड जिसको पूरा नाम ही ईगो के ऊपर है, वो टीम ईगो शो नहीं करती अपने अप्रोच में। ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव थॉट है ये, बट एक्चुअली में सच है। हाँ, एंड आई थिंक इसीलिए ही वो जीतते हैं। ये सिटी Guardiola की टीम कभी भी ये चीज नहीं कर सकी ना, ऑब्वियसली क्रेडिट टू देम, क्योंकि ऑन दिस डे आल्सो दे वर द बेटर टीम, थ्रू आउट द 2 legs दे वर द बेटर टीम। बट पॉइंट वही है, फर्स्ट लेग में आपने अटैक करके देख लिया, स्कोर लाइन क्या थी आपके घर पे 3-3, क्या आप जीते? नहीं। यहाँ पे आपने अगली फुटबॉल खेला, आपने गेम निकाल लिया, यू डू व्हाट इज नेसेसरी। ये चीज अब अगेन अगर मैं आपको इसके राइवल का एग्जांपल दे दूं, बार्सिलोना विल नेवर डू दिस, वो ऐसा खेलेंगे ही नहीं, खेल सकते भी नहीं, मतलब खेल सकते नहीं। अगेन आई थिंक कोई ऐसा मैनेजर आएगा तो भी ऐसा नहीं खेलेगा भाई। मैं नहीं मानता कि मैड्रिड के अलावा कोई भी और टीम होती है वहां पे और वो ऐसे टाइप का हराम बॉल ट्राई करती है तो वो जीत पाती, पुल ऑफ कर पाती, नहीं कर पाती। बट वही है ना कि वो कर भी इसलिए क्योंकि वो इतने सालों से वो चीज होती आ रही है। इट इज इन देयर डीएनए टू प्ले द सिचुएशन, दे डोंट केयर कि हमें कैसा खेलना है, दे जस्ट वांट टू विन। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी। हाँ ट्रू, जो ब्रूसली कहता है ना कि बी लाइक वाटर, डोंट हैव एन आइडेंटिटी एज सच, फिर तुम जैसा जाओ सिचुएशन में वैसा ढल सकते हो। आई थिंक मैड्रिड उस चीज का वो है। ऑल्सो रॉड्री ने कहा कि हमें टाइम में से एक ही टीम दिखी एंड इन द पेनल्टीज लक वाज ऑन मैड्रिड साइड एज यूजुअल। आई थिंक बड़ा सॉल्टी था, बट ठीक है भाई, हम लोग फाइनल में पहुंच गए, एक ही टीम दिखी और वही टीम फाइनल पहुंची है। अगर कोई प्लेयर बोलते ना तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि उस मोड में है, बट जब फैंस ही बोलते हैं ना, आई थिंक फैंस इस पर्सपेक्टिव से बोलते हैं कि पहली बात तो ऑफ कोर्स मैड्रिड को हेट करना है, दूसरी बात ये कि इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट एज अ ह्यूमन कि द बेटर गाय और द बेटर टीम डिस्पाइट डूइंग बेटर, डिस्पाइट पुटिंग इन मोर एफर्ट्स, डिड नॉट गेट द रिजल्ट। राइट, वो ह्यूमन कॉन्शियंस के अगेंस्ट जाता है बहुत ज्यादा। तो यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि आपको बेस्ट होने की जरूरत नहीं है रिजल्ट निकालने के लिए। आपको हमेशा वो एक दिमाग के लिए एक ईजी बेसिक कोरिलेशन क्या है, रेप्टिलियन ब्रेन पे अगर हम आ जाए एकदम कि भाई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं बनना, बेसिक क्या है, एफर्ट डालोगे रिजल्ट मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता हमेशा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। राइट, कई बार आधे एफर्ट डालने पे भी मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाता है, कई बार एफर्ट डालते हो लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो आई थिंक मैड्रिड उस चीज़ की मास्टर है। हम लोग हर पॉडकास्ट में बोलते हैं कि एफिशिएंट बड़ी है, मिनिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। मैड्रिड की कहानी ये रही है। राइट, जो टीम इतना डिप्लीटेड होने के बाद भी सिटी को, जो कि आई थिंक इन माय ओपिनियन दे वर द बेस्ट टीम इन दिस competition, इन दिस कॉम्पिटिशन इजीली इन दिस ईयर इन यूरोप, उनको अगर तुम हरा दे रहे हो उनके घर पे जाके, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। एंड आई एम श्योर कि सिटी ने ज्यादा ग्राउंड कवर करा होगा, ज्यादा किलोमीटर भागे होंगे। उनके जो टॉप 3 प्लेयर्स थे वो तीनों के सिटी के थे भाई, हाँ, जिनने सबसे ज्यादा भागा है। मतलब एफर्ट भी कम था मैड्रिड का, दे वर मोर कंसर्न्ड कि बॉक्स के अंदर हम लोग अपना एफर्ट दें, भागे भी कम होंगे पक्का, लेकिन रिजल्ट उनके पास है। राइट, दिस इज द टिपिकल रिमाइंडर फॉर एवरीवन कि you don't have to be the best to win that game. And
ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज जिस दिन ऐसा होने लग गया फिर तो अपसेट्स कभी हो ही नहीं सकते ना। हमेशा जो टीम पेपर पर स्ट्रॉन्ग है वही जीतेगी, तो फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर ही चलेगा स्पोर्ट के अंदर से। एग्जैक्टली व्हाट मेक्स यूसीएल स्पेशल, लीग से डिफरेंट ही यही है, और मेक्स एनी स्पोर्ट स्पेशल, राइट। व्हाई स्पोर्ट्स सो स्पेशल? बिकॉज इट इज अनप्रेडिक्टेबल। अगर हमेशा बेटर टीमें जीतेगी तो इट इज सो प्रेडिक्टेबल, देन फिर तो मैच देख भी क्यों नहीं रहे हो? पहले तुम्हें रिजल्ट पता है उसका। तो आई थिंक जितने भी लोग रो रहे हैं, एक बार लॉजिकली इस बात को ध्यान से सुनना होना, साइकोलॉजिकल लेवल, तब शायद तुम्हें समझ में आएगा राइट क्या है इसका रीजन। बट नाउ मूविंग ऑन, जो भी अभी सेमीफाइनलिस्ट हमारे आए हैं, पीएसजी एंड डॉर्टमुंड आपस में भिड़ेंगी इन सेमीफाइनल 1, एंड सेकंड में हमारी बायर्न और रियल मैड्रिड होने वाली है। आई थिंक अब यहाँ से द फेवरेट्स आर ऑब्वियसली रियल मैड्रिड, एंड अगेन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक शेम ऑन मैड्रिड अगर अब नहीं बस जीते यार शेम यार भाई, मजाक छट के बता रहा हूं। शेम क्या है भाई इसमें? अगर अब नहीं जीते तो शर्म है भाई। बायर्न है भाई, बायर्न कुछ यूसीएल में बायर्न है ये, अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है भाई। सेमीज तक तो पहुंचे ही हैं वो लोग, जो भी सेमी से पहुंचे वो डिजर्व। अगर अब नहीं जीते मैड्रिड तो शेम यार हाँ ठीक है, सच में बता रहा हूं। बट मैं स्टिल यही कहूंगा कि आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 80% आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि हमारी मैड्रिड इस बार यूसीएल जीतने वाली है। बट स्टिल बारसा के लिए कब दिन आएंगे यार ऐसे 20% सक्सेस है भाई। 20% आई एम स्टिल, मतलब भाई सिटी ही वो टीम थी जो रोक सकती थी, एंड सिटी के लिए भी मैड्रिड ही वो टीम थी जो रोक सकती थी, उन्होंने रोक दिया। आगे कंपटीशन में आई डोंट थिंक ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स बची अब। आई होप पीएसजी क्वालिफाई करे यूसीएल के लिए, क्योंकि आई डोंट वांट डॉर्टमुंड इन द फाइनल भाई। इजी हो जाएगा भाई, बहुत बोरिंग हो जाएगा यार। मतलब इस बार हाइप ही यही थी कि एकदम प्रॉपर टॉप क्वालिटी टीम्स का मैच होने वाला है इस बार आगे जाके। अगर डॉर्टमुंड पहुंचते आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, बट देन अगेन व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फॉर द सेमीफाइनल? मैं चाहता हूँ कि पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड फाइनल हो, एंड इट इज सो आयरॉनिक दैट आई एम सेइंग दिस एज अ बारसा फैन, बिकॉज दोनों हेट करते हैं तो मैं सपोर्ट किसको करूंगा फिर फाइनल में? तो आई डोंट इवन नो। तो मैं अपना बारसा फैन जो है ना मेरे अंदर का, वो मैं स्विच ऑफ करने वाला हूँ, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ फुटबॉल आई एम गोइंग टू से आई वांट पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड। आई वांट दैट नैरेटिव अबाउट एम्बापे, वो धर्म संकट एम्बापे के लिए मैं चाहता हूँ, एंड फिर देखने में मजा आएगा। द बिगेस्ट शिटहाउसरी वुड बी अगर एम्बापे जीत गया भाई पीएसजी से। But then again, I don't want to see PSG win. नहीं, but I don't want to see PSG win a UCL भाई। और फिर दूसरा हो जाए तो I don't want Madrid to win भाई। तो वही तो, as a Barca fan, this is a very bad situation to be in। 4 टीम्स में से 3 को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, बायर्न को क्या सपोर्ट करोगे भाई, जिसे धोया आपको लगा? वही तो, आइडियली तो या तो डॉर्टमुंड जीत जाए UCL, वो तो बिगेस्ट अंडरडॉग स्टोरी है, but let's be practical, it is not going to happen, so I might as well bet on PSG versus Madrid। तुम्हें क्या लग रहा है? I think मेरे हिसाब से भी मोस्ट प्रोबेबली द फाइनल इज गोइंग टू बी PSG and Madrid, although I don't think it is going to be that easy for PSG। डॉर्टमुंड अभी उनके ग्रुप में भी थी भाई, ट्रू टॉप करम उतना आसान नहीं होगा, बट आई स्टिल थिंक कि कहीं ना कहीं शायद पीएसजी क्वालिफाई कर जाएगी। फाइनल पीएसजी मैड्रिड, एंड आई थिंक मैड्रिड फाइनल नहीं हारती भाई, मैड्रिड विल विन द फाइनल। चलो 15th इज कमिंग। चलो ठीक है, बट अभी तो एल क्लासिको है। हाँ, वीकेंड पे मूव करते हैं एंड एल क्लासिको का प्रीव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, बर्नेबाउ मैच होने वाला है ये। सो अगेन बार्सा, अगर हम लोग रीसेंट फॉर्म देखें, लास्ट 5 मैचेस में से एक ही मैच हारे, जो कि अभी लास्ट मैच था पीएसजी अगेंस्ट, जो मैटर करता है, एंड बहुत हैवी डिफीट के बाद आ रहे हैं। प्लस अभी बार्सा का नैरेटिव डिस्कस करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि टीम के अंदर फाइट स्टार्ट हो गई है गुंडोगान और राहो के बीच में। आई डोंट नो, फाइट है कुछ है भाई, पता नहीं। डिड यू सी राहो ने क्या बोला उसके बाद? क्या राहो ने काउंटर अटैक करा भाई? क्या? तभी तो मैं कह रहा हूँ फाइट अभी बताऊंगा मैं। गुंडों ने बोला है, फिर राहो ने काउंटर अटैक करा है, वही तो मेन प्रॉब्लम है। एंड मैड्रिड के लास्ट 5 मैचेस में से 4 ड्रॉ हैं और 1 मैच जीती है वो। 4 ड्रॉ हैं? सॉरी 4 विन्स हैं और 1 ड्रॉ है, उल्टा कह रहा हूँ। तो आई थिंक मैड्रिड अगेन बहुत अच्छे फॉर्म में है, बहुत हाई मोरल है इस टाइम पे, सारे प्लेयर्स बहुत खुश है, बहुत अच्छी यूनिटी है टीम के अंदर। बट इंजरीज की बात करूँ तो इंजरीज भी आई डोंट थिंक टीम्स में सच है। गावी और बाल्डे इंजर्ड है बार्सा के साथ, बट अगेन बहुत टाइम पहले इंजर हो गए थे वो, तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी मच बिग ऑफ अ डिफरेंस। एंड मैड्रिड इस टाइम पे 31 मैचेस हो चुके हैं एंड 8 पॉइंट्स क्लियर है बार्सा से ऑफ द सेकंड प्लेस। वेरी ऑनेस्टली आई थिंक, और अभी जो मैं लाइनअप डिस्कस करूंगा अपना, इट इज गोइंग टू शॉक मैड्रिड फैंस, बट आई थिंक यहाँ पे काफी चेंजेस हम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उन्हें यूसीएल पे फोकस करना है इसलिए। नहीं तो क्योंकि आई थिंक 120 मिनट्स अभी प्लेयर्स खेल के आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि शायद वो तुरंत एकदम से पूरा मैच वापस खिला देंगे। तो उसका लॉजिक वही है ना कि यूसीएल के लिए बचाना है ना। हाँ, मतलब यूसीएल के लिए बचाना है, प्लस वही है ना 2 हफ्ते में दोबारा यूसीएल है ना। हाँ, और प्लस इंजरी ना हो जाए भाई। 120 मिनट खेल के आ रहे हैं तो बहुत टैक्सिंग गेम था वो, और काफी सफर करके आ रही है मैड्रिड।
तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम मैड्रिड साइड। बार्सा की तरफ से तो देखने को नहीं मिलने चाहिए भाई, काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो मैड्रिड 3 जीती है, जो कि लास्ट तीनों क्लासिकोस मैड्रिड जीती है। अभी इस सीजन हम लोग 2 देख चुके हैं, एक सुपर कप जीती थी अभी मैड्रिड जिसमें विनीशियस ने हैट्रिक मारी थी, और एक सीजन के स्टार्टिंग में जिसमें बेलिंगम ने 2 गोल मारे थे। तो वो दोनों मैचेस जीती है, और लास्ट सीजन का जो लास्ट क्लासिको था वो भी मैड्रिड जीती है, और उससे पहले वाले जो 2 क्लासिको थे वो बार्सिलोना ने जीती है। सो 3-2 का ये है। अब मैं आपको ये बता दूं, जो लास्ट क्लासिको एज आई सेड सुपर कप में वो 4-1 की स्कोर लाइन से मैड्रिड जीती थी। एंड दोनों सीजन्स भी हम डिस्कस करें तो अभी तक एकदम से हमें लग रहा था कि भाई बार्सा वापस फॉर्म अच्छा आ रही है, सब पॉजिटिव है इस टाइम पे। यूसीएल फाइनल की बातें हो रही थी, धीरे धीरे चावी ने अनाउंस कर दिया तो सब लोग अच्छे फॉर्म में आ गए। सडनली वो एक मैच की वजह से, जो कि इतनी ज़्यादा इतनी मॉरली डिफीटिंग वो था, वो जो भी इंसिडेंट था, कि अब लग रहा है कि सब लोग एकदम खत्म है भाई, सीजन ओवर हो चुका है। हो ही गया वैसे, हो ही गया। एंड मतलब मैं यही कहूँगा कि पॉइंट भैया, मैं उस चीज़ पे आता हूँ बार्सा की बात पे, कि जो फाइट चल रही है, गुंडोगन ने क्या एग्जैक्टली कहा है, यू नीड टू बी श्योर टू गेट द बॉल। बाय द वे ये वो चीज़ है जो कि रेड कार्ड मिला है जिसकी वजह से अराउको को, उस पर कॉमेंट करा है, गिव द अपॉर्चुनिटी, लेट आर गोल कीपर मे बी सेव अस और इवन कंसीड अ गोल, बिकॉज टू गो डाउन 1 man, गेट अ रेड कार्ड सो अर्ली इन द गेम, इट जस्ट किल्स योर गेम। आई थिंक ही इज स्पॉट ऑन। एंड उसने शायद ये भी कहा था कि ऐसे में रेड कार्ड मिल जाते हैं, कहा है उसने शायद, ये रेड कार्ड मिल जाता है ना। हाँ, ही हैज एक्सेप्टेड। तो भाई जितने भी लोग मेरे को कमेंट्स में बोल रहे थे कि रेड कार्ड नहीं था, गुंडोगन भी मेरे से एग्री करता है, राइट, बोलना चाहता हूँ। एंड इसके रिटेलिएशन में अराहो ने बोला है, I'd rather keep for myself what I really think about Gundogan's comments. I have my own codes and values that I think you need to respect. अब मेरी पॉइंट ये है, ये मैंने अपने दोस्तों से भी बोला है, मतलब कौन से कोड और कौन से वैल्यूज की तुम बात करो जिसकी वजह से बार्सा जीती अब तक। एंड वेरी ऑनेस्टली आई एम सो डन विद दिस कि जो यंग प्लेयर्स आके सीनियर प्लेयर्स के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। गुंडोगन इज वन ऑफ दोस फ्यू प्लेयर्स हु इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बार्सा के अंडर। ट्रेबल जीत के आ रहा है, वो इतना सीनियर प्लेयर है तुमसे, अगर वो चीज कुछ पॉइंट आउट कर रहा है, इवन इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू मेक अ बिग इश्यू अबाउट इट। तुम्हें यहाँ पे भाई तुमने क्या उखाड़ा अभी तक, ऐसा क्या कर लिया तुमने बार्सा के साथ, जो भी तुम्हारे कोड्स और वैल्यूज के साथ कर रहे हो, ऐसा क्या जता दिया तुमने बार्सा को इस टाइम पे, वेदर यू लाइक इट और नॉट। एक चीज और बार्सा अराहो ने कही है, माई रेड कार्ड आई डोंट फील रिस्पॉन्सिबल, but it conditions the game, leaving the team with 10. There are many things in the context of the game. Why are you not willing to take responsibility for something you did? Simply मतलब कुछ उल्टा भी नहीं बोलना, तुम्हें सिंपली बोलना है कि हाँ भाई गलती हो गई थी उस टाइम पे एंड आई विश थिंग्स वर डिफरेंट। बस सिंपली अगर तुम ये बोल दोगे ना तो भी कंट्रोवर्सी एंड है वहां पे। ये क्या बोलने की जरूरत है, आई डोंट फील रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल भाई। और ये अगेन मैं बस यही कहूंगा कि जो ये पता नहीं क्या मेंटालिटी आ रही है, स्पेशली मतलब यंगस्टर्स में तो आ ही रही है, बट आई एम वेरी इट इज वेरी सैड टू सी कि बार्सा के प्लेयर्स के अंदर ये चीज आ रही है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में डिटेल में सारे जो ये नैरेटिव है ना, काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी फैला रहे हैं बार्सा के कि यार प्राइड इन डिफीट, और यार मैं तो बड़ा प्राउड हूँ टीम के ऊपर, और इनने ऐसा करा है वैसा करा है, 11 लोग होते तो ये कर देते वो कर देते। सब बकवास है, सबका सब बकवास है। एक्सक्यूजेस बंद करो, अपनी रियलिटी चेक करो, और जो गलतियां उसको कॉल आउट करो। ये अराहो को ये बहुत फ्री पास मिला हुआ है बिकॉज ही इज अ लमासिया प्लेयर। भाई अच्छा है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे लमासिया से इतना अच्छा प्लेयर निकल के आया है। गंदा प्लेयर नहीं है, हाँ, कोई ये नहीं कह रहा कि गंदा, एक गलती पे कॉल आउट करो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गंदे प्लेयर हो गए। पहली बात तो ये समझो, और ये अंधापना छोड़ो कि जो तुम्हारा आइडल्स है उनको तुम क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते, बिकॉज वो भगवान नहीं है, वो इंसान है, तो वो भी गलती करेंगे। मेसी भी गलती करता है, तो ये सोचना कि अराहो तो गलती कर ही नहीं सकता था, और क्योंकि मैं एक रियल ट्रू कूलेर हूँ तो मुझे तो सपोर्ट करना ही करना है, तो भाई तुम, अब मैं क्या ही बोलूँ, फिर भाई जेलो बेवकूफ़ी हो, स्टे लूजर। हाँ, फिर बेवकूफ़ी, कूलेर नहीं हो, फिर तुम बेवकूफ़ हो। तो इफ़ यू वांट टू हैव अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ऑन दिस, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस को एक्सपोज करा है पिछले पॉडकास्ट में, विल लिंक इट अबव इन द कार्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन में देख लेना। उसके ऊपर मैं दोबारा भी डिस्कशन नहीं करूँगा, बट मैं तो फुल्ली इन सिंक विद वॉट यूर सेइंग कि ये बहाने कब खत्म होंगे, और जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन रिजल्ट आ जाएंगे। ये इट इज सो कन्वीनियंट टू से कि हर बार बार्सा के साथ ही कुछ ना कुछ आ जाता है। ये चावी ने रेड कार्ड खाया, वो क्या उसमें कुछ वो था, लॉजिक था कुछ। चावी की जो स्टेटमेंट है कि बिकॉज ऑफ दैट वन डिसीजन हम मैच हार गए, कितना घटिया स्टेटमेंट है भाई। तुम्हारी बाकी सारी 100 गलतियां जो थी वो मैटर ही नहीं करती, सिर्फ एक गलती को तुम ब्लेम करने वाले हो। तो इट इज सो कन्वीनियंट टू ब्लेम द रेफरी एंड नॉट लुक विद इन योर सेल्फ एंड से कि हाँ मैंने ये गलतियां करी हैं। बहुत ही एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, विच इज व्हाई आई डोंट वांट चावी। राइट, एंड आई थिंक दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि बार्सा के ड्रेसिंग रूम बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड इस टाइम पे। पता नहीं इन दोनों ने क्यों कॉल आउट करा एक दूसरे को खुले में आके, स्पेशली आई थिंक अराहो को तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। बट नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल सेगमेंट, आई थिंक फाइनली सेकंड लास्ट सेगमेंट विच इज द लाइनअप्स।
आई थिंक मैड्रिड का लाइनअप मैं डिस्कस करता हूँ. लूनन शुड ऑब्वियसली स्टार्ट. आई थिंक उसको मतलब गोल कीपर्स को उतने रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो नेचुरली आई थिंक ही शुड स्टार्ट. कारवाहल अगर एक्चुअली में देखा जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली लाइनअप ये होने वाला है. देन आई सजेस्ट कि क्या चेंजेस एक्चुअली में हो सकते हैं. कारवाहल राइट बैक खेलेगा, चुआमेनी मे बी सेंटर बैक खेले, रूडिगर सेंटर बैक खेले एंड मेंडी साथ में खेले उनके. चुआमेनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी उसने मैच मिस करा था, तो वो आराम से आके खेल सकता है. मॉड्रिच आई थिंक शुड प्ले इंस्टेड ऑफ क्रूज, क्योंकि क्रूज 120 मिनट्स का मैच खेल के आ रहा है, इतना फिट नहीं है वो. एंड कामाविंगा वाल्वर्दे गेम खेल सकते हैं, बट आई थिंक किसी एक को रेस्ट करा के चुआमेनी आप सीडीएम पोजीशन पे भी डाल सकते हो और नाचो सेंटर बैक पे खिला सकते हो. बेलिंगम आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली विल प्ले, बट देन अगेन आपको चेंज करना है तो बेलिंगम, विनिसियस और रॉड्रिगो में से किसी एक को बेंच करके आप अपना ब्राहिम डियाज खिला सकते हो. मोर लेस यही लाइनअप होना चाहिए. एंड आई थिंक अगर आप काफ़ी प्लेयर्स साथ में रेस्ट कराने वाले हो, आई डोंट केयर राइट नाउ, क्योंकि वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मे बी बार्सा फैंस को डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा, बट इस क्लासिको की उतनी अहमियत है नहीं. वैसे मुझे लगता है एज अ बार्सा फैन में बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ, बिकॉज अभी हार के आए हम लोग. नहीं हार के, बट वही बात है ना, अगर आप जीत जाओगे तो आपको एक मॉरली अच्छी विक्ट्री मिल जाएगी. बट अगर तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ज़्यादा प्रेफर क्या करता, तो मैं कहता कि भले ये मैच हार जाए लेकिन पीएसजी वाला जीत जाए. हाँ, तो जो मेन चीज़ थी वो तो हम हार ही गए. कमिंग टू बार्सा, डू यू हैव एनी लाइनअप? नहीं बार्सा का मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा चेंजेस तो ऑफ कोर्स नहीं होंगे, बिकॉज अब रह ही गया खेलने के लिए सिर्फ यही 4-5 मैच. कितने मैचेस बचे हैं? 4-5 मैच बचे. 32 होगा, फिर 6 मैचेस. 6 मैचेस और बचे ना, तो वेरी इजीली नाउ वी हैव टू फोकस जस्ट ऑन आवर लीग एंड नैरोइंग द लीड. आई डोंट थिंक अगर बार्सा ये मैच हरा देगी रियल मैड्रिड को, फिर भी हमारे पास कोई चांस है. फिर भी 5 पॉइंट पीछे रहोगे. एंड मैड्रिड का बार्सा से मैच है, इसके बाद रियल सोसिएडाड से मैच है, इसके बाद कोई भी मुश्किल मैच नहीं है, सारे इजी मैचेस हैं. अच्छा, तो बड़े आराम से निकाल लेगी वो. तो रिगार्डलेस आई थिंक बार्सा को बहुत ही कम चेंजेस बोलूंगा. बैक थी तो सेम रखनी चाहिए, अराहो, कुंडे, कुबार्सी. डबल पिवट में आई थिंक क्रिस्टेंसन वापस आ जाएगा. पहले सस्पेंशन था उसको, तो एक मैच ऑलरेडी वैसे भी नहीं खेला हुआ, तो ही कैन कंफर्टेबली कम बैक एंड स्टार्ट अलोंग साइड डियोंग. आगे जो 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स होंगे उनके, वुड यू थिंक कि गुंडोगन शुड स्टिल प्ले या फिर अभी उसको रेस्ट दे देना चाहिए? नहीं, आई थिंक खेलना चाहिए भाई. आप बचा ही क्या, आप आखिरी के 6 मैचेस हैं भाई, पुट योर बॉडी ऑन द लाइन. जितने भी मैचेस बचे आप अपना 100% देके जाओ. मे बी वही बात है ना, अगर चावी के लिए भी 6 मैचेस हैं फाइनल, अगर वो चीज़ है, ऑल्दो आई थिंक ये पीएसजी वाली चीज़ से काफ़ी चीज़ हद तक वो न्यूट्रलाइज हो गई है, बट स्टिल इफ players are willing to play for the manager, then I think these are the 6 games जहाँ पे आपको अपना 100% देना है. You can play for Xavi now. हाँ, right. Fair, but that means कि because I don't think कि Rafinha bench होगा इस मैच. हाँ, right. And I don't think कि यमाल को होने की जरूरत भी है, क्योंकि वो ऑलरेडी निकल गया था पिछले मैच से. Right. और लेवेंडोस्की तो खेलेगा ही खेलेगा, तो ये 3 तो होने वाले हैं. लेफ्ट साइड पे ऑफ कोर्स कैंसेलो ही होगा. तो मतलब डू वी हैव टू से कि फिर फीलिक्स या फिर पेड्री ये सब स्टार्ट नहीं करने वाले? डियोंग करेगा, गुंडोगन करेगा एंड क्रिस्टेंसन होगा, और साथ में फिर रफीनिया इन दैट अटैकिंग मिडफील्डर रोल जस्ट बिहाइंड लेवेंडोस्की. विंग्स पे यामाल एंड कैंसेलो, अप टॉप लेवेंडोस्की. तो फीलिक्स नहीं करेगा फिर स्टार्ट? आई थिंक क्वाइट पॉसिबल भाई. अगर आपने पीएसजी अगेंस्ट इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी उसे, इतना लेट आया था वो गेम के अंदर, दैट क्लियरली मीन्स दैट ही इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, एंड उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी. आई समहाउ फील कि आई वांट हिम टू स्टार्ट, पता नहीं क्यों, ऐसी गट फीलिंग है, बट आई थिंक लॉजिकली सेंस नहीं है, तो आई वुड आर्ग्यू दैट. पेड्री का भी हाँ, मे बी एकदम से स्टार्ट दोबारा करा देना भी इंजरी से आया. मुझे भी लग रहा था, क्योंकि पिछला मैच काफी टैक्सिंग था अभी. प्लस आप ज्यादा चेंजेस अफोर्ड कर भी नहीं सकते, बिकॉज आफ्टर ऑल हेल्थ वाली क्लासिक हुई, तो हारना तो उसमें बेइज्जती ही होगी, तो जीतना जरूर. बर्नबाउ में है ना ये. तो वही फिर तो आई थिंक दिस शुड बी द लाइनअप. में बेसिकली एक ही चेंज होने वाला है, क्रिस्टेंसन वापस आ जाएगा. एंड सब्स्टिट्यूट्स में फर्मिन लोपेज, कैंसेलो कह रहा हूँ, फीलिक्स, पेड्री, बहुत सारे अटैकिंग ऑप्शंस हैं हमारे पास ऑलरेडी. फरान टोरेस विद और रूकी, तो काफ़ी ऑप्शंस हैं. प्रेडिक्शंस की बात करनी है, राइट? क्या लग रहा है? आई थिंक मैड्रिड जीतेगी ये गेम, नॉट बाय अ ह्यूज मार्जिन. आई डोंट थिंक ये ऐसी 4-1 टाइप की विक्ट्री होने वाली है जो लास्ट मैच में थी. मैं चाहता भी मैड्रिड से ये हूँ कि भाई एकदम वो मिनिमम एफर्ट डालो, रिजल्ट निकाल रहा है तो निकाल लो. बाकी आई डोंट थिंक, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम दिस क्लासिको. आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने भी नहीं वाला ये वाला, क्योंकि दोनों टीम्स, मैड्रिड खेलना चाहती नहीं उस लेवल पे इस टाइम पे, एंड बार्सा का पता नहीं खेल पाएगी या नहीं खेल पाएगी. तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, बट आई स्टिल थिंक कि समहाउ मैड्रिड वही विन निकाल लेगी. कितना मतलब 1-0 2-1 पता नहीं भाई. मेरे को लगता है कि बिकॉज मैड्रिड थोड़ा बैक सीट पे होगा, तो शायद बार्सा के पास एक चांस भी है भाई. बार्सा के गोल्डन चांस होगा, क्योंकि डोमिनेट करेगी बार्सा. हाँ, बट ऑन द अदर हैंड मैड्रिड जैसा भी खेल रही है भाई, इनविंसिबल सी लग रही है. तो बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना. टू बी ऑन द सेफर साइड, आई एम गोइंग विद मे बी 1-0 फॉर मैड्रिड. मतलब मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा गोल होंगे. हाँ, राइट.
मैंने ज़्यादा एफर्ट देगी नहीं वैसे भी, तो पीछे रहने वाली है, एंड बारसा पता नहीं कैसे एक्सप्लॉइट करेगी इसको। तो मतलब बारसा ने तो पूरा दिमाग खराब कर दिया भाई मेरा। सो आई डोंट नो, आई विल सी क्या होता है इसके बाद। वही बात है कि गेम जीते, चावी के नाम पे थोड़ी रिस्पेक्ट ऐड करें प्लेयर्स, एंड जितना गैप कम कर सकते हो। अगर इफ यू एंड द सीजन बाय सेइंग कि चलो 4 पॉइंट्स का ही गैप था सिर्फ, तो अच्छा लगता है सुनने में कि चलो 1-1.5 मैच में कुछ भी हो सकता था। बट अगर 7-8, अब मान लो हार गया तो 11 पॉइंट का गैप हो जाएगा भाई, 11 कितना 10 पॉइंट का जितना भी है, तो भाई फिर लगता है कि यार फिर तो क्या ही कर रहे थे तुम। सो हाँ, आई थिंक ऑन दैट नोट वी विल एंड द पॉडकास्ट। आई होप सबको पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए इस चैनल से, आपको मोहन दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।